हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है एक स्पेशल क्लास में जिसमें हम सोल्व कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिनसे कि बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं पूछा जाएगा। इसका हमने पार्ट फर्स्ट पहले ही सोल्व कर लिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो, जिसमें हमने 250 क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं। ठीक है, 250 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में कर रखे हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट रहने वाला है, इसमें हम 250 क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वन लाइन क्वेश्चन है और सभी यहाँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ हर एक पॉइंट को नोट भी कर सकते हो, हर एक पॉइंट को याद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा तो उसे भी दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 251, अर्थात यहाँ इन चारों क्वेश्चन को आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं रानीखेत बीमारी का अन्य नाम क्या होता है या फिर सब नाम क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ न्यूकैसल डिजीज। ठीक है, रानीखेत को किस नाम से जाना जाता है? न्यूकैसल रोग के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं रानीखेत रोग, ये किसकी मुख्य बीमारी होती है? तो ये होती है मुर्गियों की, अर्थात कुक्कुट की एक मुख्य बीमारी होती है। अब बात करते हैं यहाँ की जो रानीखेत बीमारी होती है ये किससे फैलती है? तो ये फैलती है यहाँ वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? तो ये फैलती है वायरस के द्वारा। और अगर बात की इसका ट्रीटमेंट या फिर जो इसका कंट्रोल कैसा है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कैसा है? टेट्रासाइक्लिन के द्वारा। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये रानीखेत रोग के उपचार हेतु क्या देना चाहिए? तो यहाँ अगर इसका आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप यहाँ टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करोगे, टेट्रासाइक्लिन का आप प्रयोग करोगे, जिससे क्या होगा यहाँ की रानीखेत या फिर न्यूकैसल डिजीज है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे ऐसा है बाई चांस कि इसके आप स्पेशल कैरेक्टर बताइए, अर्थात लक्षण, यानी कैसे आप पहचानोगे कि रानीखेत रोग हो चुका है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कुछ आपको कैरेक्टर दे रखे हैं कि गर्दन को लटक कर पीठ के ऊपर रखना, शरीर के अन्य भागों को छिपाना और तथा घर के कोनों में छिप जाना। अर्थात आप कैसे पहचानोगे कि रानीखेत रोग का जो मुख्य कैरेक्टर होते हैं, मुख्य पहचान होती है कि इसमें जो रानीखेत रोग है ये हो चुका है, तो इसे आप पहचान सकते हो कि गर्दन को लटक कर पीठ के ऊपर रखना, शरीर के अन्य भागों को छिपाना तथा घर के कोनों में छिप जाना, ये मुख्यतः यहाँ की रानीखेत रोग के पहचान होते हैं। ठीक है, इजीली पहचान लोगे। और इसको दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन चारों से। ठीक है, तो रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूकैसल होता है, जो कि वायरस के द्वारा होती है और वायरस के द्वारा होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसा है? ये कैसा है? टेट्रासाइक्लिन के द्वारा कैसा है। ठीक है, चारों पॉइंट याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फाउल पॉक्स वायरस जनित रोग से मुर्गियों में कितने सप्ताह बाद सूखी त्वचा, अर्थात यहाँ ड्राई स्किन शरीर से गिरने लगती है? तो कितने सप्ताह में गिरने लगती है? यहाँ ये गिरने लगती है 3 से 4 सप्ताह में। ठीक है, जो फाउल पॉक्स वायरस जनित रोग होता है तो इसके कारण यहाँ मुर्गियों की क्या होती है? ड्राई स्किन गिरने लगती है। और कितना टाइम लगता है यहाँ इसमें? 3 से 4 सप्ताह में। कब गिरने लगती है? 3 से 4 सप्ताह में जो ड्राई स्किन होती है मुर्गियों की ये गिरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कि किस रोग में रोगग्रस्त पक्षी सुस्त होकर चक्कर काटने लगते हैं तथा बैठने पर पलकें झपकने लगती है और खून की कमी से पैर और शरीर पीले पड़ जाते हैं? दोबारा से देख लीजिए कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके मेन कैरेक्टर आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें क्या करते हैं कि जो पक्षी है ये सुस्त होकर चक्कर काटने लगते हैं। सेकंड दे रखा है कि बैठने पर पलकें झपकने लगती है। थर्ड दे रखा है कि खून की कमी से उनमें क्या होता है? पैर और शरीर क्या होते हैं? पीले पड़ जाते हैं। तो ये यहाँ मुख्य जो कैरेक्टर होते हैं, मुख्य जो विशेषता होती है ये होती है कोक्सीडिया। किसके द्वारा होती है? यहाँ ये होती है, सभी जो कैरेक्टर होते हैं ये मुख्य कैरेक्टर किसके होते हैं? खूनी पैचिस के होते हैं। खूनी पैचिस के होते हैं। किसके होते हैं? डायरेक्ट आप याद रखिए कि खूनी पैचिस के मुख्य कैरेक्टर होते हैं, जिसमें क्या होता है? जो पक्षी होता है वो सुस्त होकर चक्कर काटने लगता है, बैठने पर पलकें झपकने लगती है और खून की कमी से पैर और शरीर क्या होता है? पीला पड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि खूनी पेचिस रोग इमेरिया टेनिला, इमेरिया नेकाट्रिक्स, इमेलिया ईसरबुलिना नामक कीटाणु से होता है, जो क्या होता है? यहाँ एक प्रोटोजोआ होता है। अर्थात डायरेक्ट सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खूनी पेचिस क्या होता है, तो यहाँ खूनी पेचिस क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि खूनी पेचिस या फिर कोक्सीडिया होता है ये किस जनित, अर्थात किसके द्वारा फैलती है? ये होती है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। कोक्सीडिया क्या होती है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। और किसके द्वारा होती है? वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात कौन कौन से प्रोटोजोआ होते हैं? तो ये होते हैं इमेरिया टेनिला, इमेरिया नेकाट्रिक्स, इमेरिया एसरबुलिना। ये कुछ कीटाणु होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होता है जिसके द्वारा खूनी पेचिस रोग होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुर्गियों चेचक, मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है जिसे यहाँ फाउल पॉक्स के नाम से जाना है, ये किस वायरस से होता है? तो ये होता है बोर्लियोटा एवियम नामक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है, जो फाउल पॉक्स रोग होता है, ये किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये होता है बोर्लियोटा एवियम नामक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बोर्लियोटा एवियम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि NDDB अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। और कहाँ पर की गई थी? आनंद में की गई थी। आनंद कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा NDDB स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? आनंद, गुजरात में की गई थी। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी 1970 में। ठीक है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका आपको मेन पर्पज़ याद होना चाहिए कि ये चलाया क्यों गया था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसको स्टार्टअप किया गया था, जो किया गया था यार हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए किया गया था? यार हम मिल्क जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें क्रांति लाने के लिए, या फिर मिल्क प्रोडक्शन होता है तो इसे इंक्रीज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1970 में, जो कि यहाँ इसका प्रथम चरण था। कब चलाया गया था? 1970 में, जो कि इसका प्रथम चरण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसे बोला जाता है RCDF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? RCDF मतलब राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ होता है यार? इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है, इसके साथ साथ आप पहले आप इसे देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है RCDF का, तो कहाँ पर है? जयपुर में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी यार 1977 में। कब की गई थी? RCDF की अर्थात राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित होता है यार? अगर आपसे पूछ लिया टेट्रापैक संयंत्र तो ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में ही स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ इसकी स्थापना कब की गई थी RCDF की, तो ये की गई थी 1977 में। और अगर बात की जाए कहाँ पर की गई थी या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित होता है यार? हाँ, जयपुर में स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार इन तीनों पॉइंट को आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में पाई जाती है, अर्थात किस फॉर्म में पाई जाती है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस अवस्था मतलब किस फॉर्म में होती है। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि ये किस फॉर्म में होती है, तो ये होती है यार हाँ पायस या कोलोइडल रूप में होती है। अगर पूछ लिया जाता है प्रोटीन के बारे में, अर्थात दूध में प्रोटीन होती है किस रूप में होती है, किस फॉर्म में होती है, तो ये होती है हाँ पायस या कोलोइडल रूप में होती है। अब बात करते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज किस अवस्था में पाई जाती है, अर्थात किस फॉर्म में होती है, तो ये होती है सॉल्यूशन या घोल के रूप में। ठीक है, अगर बात की जाए प्रोटीन, तो प्रोटीन तो किस में होती है? पायस या कोलोइडल में होती है। अगर बात करते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज किस अवस्था में होती है, किस फॉर्म में होती है, ये होती है घोल या सॉल्यूशन में होती है। और इसी प्रकार अगर बात करते हैं वसा, तो वसा किस अवस्था में पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है निलंबर अर्थात इमल्सन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए वसा, तो वसा तो किस रूप में होती है? निलंबन या इमल्सन के रूप में। अगर बात करते हैं दूध में लैक्टोज किस अवस्था में पाई जाती है, लैक्टोज होती है घोल या सॉल्यूशन के रूप में। और अगर बात करते हैं दूध में प्रोटीन किस अवस्था में पाई जाती है, तो प्रोटीन होती है पाइस या कोलोइडल रूप में। ठीक है, तीनों याद रहेंगे। तीनों यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि दूध प्रोटीन में अधिकतम यानी 80% तक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? 80% तक जो प्रोटीन होती है उसका कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा भाग होता है, तो वो कौन सी होती है यार? हाँ, केसिन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है जो कि यार हाँ 80% तक पाई जाती है, वो होती है केसिन। और अगर बात की जाए यार हाँ कि केसिन है, तो केसिन के कारण क्या होता है? दूध का रंग सफ़ेद होता है, अर्थात वाइट रंग क्यों होता है? मिल्क का वाइट रंग क्यों होता है? केसिन कारण ही होता है। अगर आपसे यहाँ पर ये किसी से पूछ लिया जाता है कि पीला रंग क्यों होता है, तो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, अगर बात की जाए वाइट, तो वाइट होता है केसिन के कारण। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है येलो कलर मिल्क का, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के उठते हैं।
जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो कि भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो सफ़ेद रंग की हमने अभी बताया था कि सफ़ेद रंग की अगर बात की जाए व्हाइट मिल्क की, तो ये किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर पीला रंग, तो पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वसा ADE विटामिनों का अच्छा स्रोत कौन सा होता है, अर्थात यानी ये अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा होता है यार, अगर बात की जाए वसा ADE तो इनका अच्छा स्रोत माना जाता है दूध को। और अगर बात की जाए यहाँ दूध में किसकी कमी पाई जाती है, तो आयरन की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है मिल्क में। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे अच्छे स्रोत किसके होते हैं, ADE विटामिनों के होते हैं। और अगर बात की जाए किसकी कमी पाई जाती है दूध में, तो ये होती है आयरन की, लोहा की। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना, अगर आपसे पूछ दिया है कि वर्षा एडेक, ठीक है, डायरेक्ट आपको यही याद रखना है कि एडेक कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट एडेक। और एडेक से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एडेक क्या होती है, तो यार ये होती है फैट में घुलनशील, अर्थात यार वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बी एंड सी यानी बी कॉम्प्लेक्स और जो सी विटामिन होता है ये किस में घुलनशील होते हैं, तो ये दोनों होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। अर्थात यार हम बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो विटामिन होते हैं ये तो क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और अगर बात की जाए हाँ कि ADE तो ये किस में घुलनशील होते हैं, ये होते हैं फैट में, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा होता है यार, हाँ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये होता है लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यार हाँ इन दोनों पॉइंट को आपको एक साथ याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है बाई चांस कि 1 ग्राम दूध वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये कितनी होती है यार हाँ, अगर बात की जाए वसा से, आपके पास 1 ग्राम वसा है तो उससे कितनी एनर्जी आपको प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है 9.3 किलो कैलोरी। कितनी प्राप्त होती है यार हाँ, 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम जो फैट होती है तो इससे कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो इससे प्राप्त होती है हाँ 9.3 किलो कैलोरी। और अगर बात की जाए आपसे कि आपके पास 1 ग्राम लैक्टोज है तो उससे कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसे होती है यार हाँ 4 किलोग्राम कैलोरी। ठीक है, अगर बात की वसा, तो वसा से तो कितनी होती है 9.3 किलो कैलोरी होती है एनर्जी प्राप्त। और अगर बात की लैक्टोज, तो यार 1 ग्राम लैक्टोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, केवल 4 किलो कैलोरी। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध में किस लवण की कमी पाई जाती है, तो जैसे कि हमने अभी बताया था कि यार हाँ अधिकता तो किसकी पाई जाती है, एडेक की पाई जाती है। और अगर बात की जाए कमी, तो किस विटामिन की होती है, किस खनिज लवण की होती है, ये होती है आयरन की। किसकी कमी होती है यार हाँ, आयरन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है, तो यहाँ विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ओके, अब बात किया यार हम दोनों को एक साथ याद है, इन दोनों पॉइंट को भी आप एक साथ याद रखिए जिससे कि आपको इजीली हो जाए, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन या किस खनिज लवण की कमी पाई जाती है दूध में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ आयरन होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की होती है, लेकिन किस विटामिन की कमी पाई जाती है दूध में, तो कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। क्यों होता है, इसका रीजन भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ सी हमने बताया कि यहाँ बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए क्या होता है ये निकल जाते हैं, अर्थात ये पाए नहीं जाते हैं दूध में। ठीक है, बी एंड सी क्यों होते हैं यार हाँ, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए यार हाँ ये दूध में इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी कौन सा विटामिन है, तो यार इतनी ही बार हमने अभी बताया है इसको, तो ये क्वेश्चन आ गया ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यार हाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी कौन से विटामिन होते हैं, तो अभी हमने बताया अगर आपसे पूछ लिया विटामिन बी एंड सी तो ये किस में घुलनशील होते हैं, जल घुलनशील विटामिन होते हैं, अर्थात किस में घुलनशील होते हैं, जल घुलनशील होते हैं। और अगर बात की एडेक, तो एडेक किस में घुलनशील होते हैं, वसा में होते हैं, फैट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, हाँ भेड़ में होती है। किस में होती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा, ये होती है भेड़ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि यार हाँ सफ़ेद रंग तो किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है पीलापन, तो पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के नाम को पिगमेंट के कारण होता है। कैरोटीन जो यार हाँ पिगमेंट होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध का पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो कितना होता है यहाँ दूध का आपेक्षिक घनत्व, ये होता है 1.028 से 1.032 होता है। कितना होता है दूध का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, तो ये होता है 1.028 से 1.032 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो यार ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है 6.4 से 6.7 होता है। और अगर बात करते हैं एग्जैक्ट
तो यहाँ आपको 6.7 याद रखना है, अर्थात यहाँ हल्का अम्लीय होता है। दूध क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। अर्थात डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तब आपको राइट आंसर क्या बताना है? 6.7 पीएच होता है। कितना होता है दूध का पीएच? 6.7 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध का उबाल बिंदु अर्थात बॉइलिंग पॉइंट किसका कितना होता है, अर्थात यहाँ कि वह टेम्परेचर कितना होता है जब क्या होता है दूध उबलने लगता है। उसी अवस्था को जब यहाँ दूध उबलने लगता है तो उसी अवस्था के नाम से समझता है बॉइलिंग पॉइंट के नाम से समझता है। ओके, तो कितना होता है यहाँ जिस पर दूध उबलने लग जाता है, तो वो होता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है तापमान? ये होता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह दुग्ध जिसमें बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है आरएचक अर्थात लैक्सेटिव होता है एवं विटामिन ए की प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे 3 पॉइंट पूछे गए हैं। फर्स्ट आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है, अर्थात वह दूध कौन सा है जिससे यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों को मिलती है। सेकंड पॉइंट में आपको पूछा गया कि लैक्सेटिव होता है, और थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा गया विटामिन ए भी उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा होता है? हाँ, ये होता है खीस अर्थात कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम या खीस होता है जिसमें यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की क्षमता होती है। लैक्सेटिव होता है और विटामिन ए भी इसमें अच्छा स्रोत होता है, अर्थात विटामिन ए की इसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं खीस होता क्या है। तो यार अगर बात की जाए जो मादा पशु होता है तो इसके प्रसवकालीन अर्थात यहाँ जब ये प्रसव दे देती है, बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद जो शुरुआती अवस्था में निकलता है अर्थात जो फर्स्ट मिल्क निकलता है जो कि हल्का पीले कलर का होता है, तो उसी दूध को क्या बोलाता है यहाँ? खीस बोलाता है। और इस खीस में यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ यहाँ ये क्या होता है? खीस क्या होता है अर्थात कोलेस्ट्रम क्या होता है? लैक्सेटिव होता है। अब लैक्सेटिव होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ लैक्सेटिव का मतलब होता है दस्त लग जाते हैं, अर्थात यहाँ दस्तकारी होता है। ये डायरेक्ट समझना ना कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है? दस्तकारी होता है, अर्थात दस्त लगा देता है। और इसका रोल क्या होता है बच्चे में? यहाँ उसके पेट को साफ करने का कार्य करता है, अर्थात ये लैक्सेटिव होता है। तो इसका रोल यही होता है कि जो बच्चा होता है तो उसके पेट को साफ करने के लिए इसका मुख्य रोल निभाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यार इसमें विटामिन ए की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए यहाँ खीस को विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैंस के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ अगर बात की है भैंस के खीस में प्रोटीन की मात्रा, तो ये कितनी होती है? 21% होती है। 21.6% होती है। कितनी होती है? 21.6% होती है भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसके कारण खीस बच्चे के पेट में जमे हुए मल के कारण साफ कर देते हैं, आरएचक या फिर लैक्सेटिव गुण। जैसा कि हमने अभी बताया कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है खीस क्या होता है, यार लैक्सेटिव गुण का होता है, अर्थात लैक्सेटिव का मतलब दस्तकारी होता है, और दस्त लगेंगे तो क्या होगा? बच्चे का पेट साफ हो जाएगा। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूषित दूध के उपयोग से उपभोक्ताओं में कौन सी बीमारी लग जाती है, अर्थात ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि यहाँ दूषित दूध के पीने से हो जाती है। तो कौन कौन सी होती है यार? हाँ, ये देख लीजिए आप, टीबी होती है, आंत्र ज्वर होता है और हैजा होता है। अर्थात यहाँ टीबी, आंत्र ज्वर और हैजा ऐसी बीमारी है जो कि यहाँ दूषित दूध के उपभोग करने से फैल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए कि स्वच्छ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कितने तापक्रम पर रखना चाहिए। तो यह रखा जाता है यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, अर्थात यहाँ दूध की लाइफ साइकिल इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, इसके लिए उसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। तो उसे रखा जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने पर रखा जाता है? यहाँ दूध की लाइफ साइकिल बढ़ जाए, अर्थात यहाँ उसको अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके, तो इसलिए यहाँ उसे कम से कम अर्थात यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रख दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए पशु को चारा दूध निकालने से कितने पहले खिलाना चाहिए, अर्थात यहाँ दूध पिलाने से यानी जो दूध निकालेंगे हमें पशु का, तो उससे पहले यानी कितने घंटे पहले उसे खिला देना चाहिए। जो भी चारा आपको खिलाना है, जो भी आपको रफेजेस खिलाना है, जो भी आपको खनिज मिश्रण खिलाना है, वो खिला देना चाहिए। तो वो खिला देना चाहिए यहाँ 1.5 से 2 घंटे पहले। ठीक है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए पशु को चारा दूध या फिर चारा हुआ, जो रफेज हुआ, आपका जो दाना मिश्रण दिया जाता है उसको, तो वो सभी कब खिला देना चाहिए यार? हाँ, 1.5 से 2 घंटे पहले उसे खिला देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए सामान्यतः ताजे एवं शुद्ध दूध में अम्लता कितनी होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं शुद्ध दूध में एसिडिटी कितनी होती है, तो अर्थात अम्लीयता कितनी होती है, तो ये होती है 0.12 से 0.18% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए कि दूध के दुग्धम अवयव में जीवाणु द्वारा बदलाव के कारण क्यों बढ़ती है, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है लैक्टोज अवयव में जीवाणु द्वारा बदलाव के कारण क्यों बढ़ती है।
अर्थात यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए जो दूध में जो लैक्टोज होती है ये क्या होती है, अगर मान लीजिए ये दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो जो लैक्टोज होती है ये किस में हो जाती है, यहाँ लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाती है। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस बैक्टीरिया, अर्थात यहाँ ऐसा बैक्टीरिया तो आपने देखा होगा कि तो यहाँ दूध होता है तो इसे दही में बदलने का कार्य कौन करता है, एक बैक्टीरिया ही करता है। ओके, और इस बैक्टीरिया के बदलने के कारण क्या होता है, जो लैक्टोज होती है तो किस में चेंज हो जाती है, ये हो जाती है लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो कौन सा होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है दूध का, ये होता है लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर की रीडिंग्स क्या होती है, ये होती है 0 यानी 0 से 40 होती है। कितनी होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यानी कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, लैक्टोमीटर होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यार हाँ कि इसकी रीडिंग्स कितनी होती है लैक्टोमीटर की, तो होती है 0 से 40 होती है। ओके, क्वेश्चन के याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसे आप देख सकते हो वैसे 1 प्लस संशोधित लैक्टोमीटर रीडिंग्स मल्टीप्लाई 100, 1000 है, सॉरी यहाँ पर 1000 है, ठीक है, 100 नहीं है। यानी क्या है आपका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस लैक्टोमीटर की जो रीडिंग्स आती है उनको आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 1000 से, और जो भी रीडिंग्स आएगी वो क्या होगी, आपेक्षिक घनत्व होगा दूध का। ठीक है, याद रहेगा क्या है फॉर्मूला, इसे आप नोट कर सकते हो जिससे कि आप कभी इसको भूल नहीं पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध की वसा ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ऐसी कौन सी विधि होती है, ये होती है गर्बर विधि होती है। अर्थात दूध की ऐसी वसा, अर्थात दूध की वसा ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये होती है गर्बर विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध की वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितना दूध लिया जाता है। अर्थात आपको याद रखना कि दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करनी है, तो इसके लिए दूध की कितनी मात्रा को अप्लाई किया जाता है, या फिर कितना जो सैंपल लिया जाता है दूध का वो कितना लिया जाता है, तो वो लिया जाता है हाँ 10.75 मिलीमीटर लिया जाता है। अगर बात करते हैं जी हाँ वसा जो प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो उसके लिए जो सैंपल लिया जाता है मिल्क का, ये कितना लिया जाता है, ये लिया जाता है 10.75, कितना लिया जाता है 10.75 मिलीमीटर लिया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितनी अम्लता पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। तो यहाँ जब दूध में 0.32% अम्लता होती है, अगर उसे तब गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है, दूध फट जाता है। इसलिए यहाँ अधिक जब उसमें नमी हो, अर्थात अधिक उसमें जब अम्लता हो, तो उसे गर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसू है, यदि दूध का रंग हल्का लालपन लिए हुए होता है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है यहाँ थनैला रोग। ठीक है, जो थनैला रोग है तो इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, तो इससे क्या होता है यहाँ कि हल्का लाल रंग हो जाता है, हल्का लालकपन आ जाता है दूध में। ठीक है, ये एक मुख्य विशेषता मान सकते हो, मुख्य कैरेक्टर भी मान सकते हो कि थनैला रोग की आप कैसे पहचान करोगे, कैसे कर सकते हो यार हाँ कि अगर मान लीजिए दूध का रंग हल्का लालपन हो तो इसका मतलब उसमें थनैला रोग हो सकता है। और इसे थनैला रोग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यार हाँ जो थनैला रोग होता है ये थन से संबंधित होता है, इसलिए यार हाँ इसे थनैला रोग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लैक्टोमीटर के इस टाइम पर कितने निशान बने होते हैं, अर्थात कितनी रीडिंग्स होती है, तो ये होती है 0 से 40 तक। कितनी होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लैक्टोमीटर की रीडिंग्स क्या होती है, अर्थात कितने निशान बने होते हैं, तो ये बने होते हैं 0 से 40 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध से अलग किया हुआ वह भाग कौन सा है जिसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा भाग होता है जिसमें यहाँ वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो कौन सी होती है, क्रीम होता है। अर्थात यहाँ दूध से अलग किया हुआ वह भाग कौन सा होता है जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, तो वह कौन सा भाग होता है, क्रीम होती है, जिसमें यहाँ सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट भी कर सकते हो। यहाँ की फैट की आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, अर्थात यहाँ वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो होता है 0.93 होता है। कितना होता है, 0.93 होता है। यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फैट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो ये होता है 0.93 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सेपरेटा अर्थात स्किम्ड दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो इसका होता है
0.032 होता है। कितना होता है? अगर आपसे पूछ लिया है स्किम्ड दूध या फिर दूध सेपरेट दूध होता है तो इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.037 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अच्छा दही जमाने के लिए, अच्छा दही बनाने के लिए जो स्टार्टर मिलाया जाता है, जो स्टार्टर मिलाया जाता है या जो जामन मिलाया जाता है, तो जामन लगाने के बाद कितने तापमान पर 8 से 10 घंटे तक सुरक्षित रखने पर, यानी सुरक्षित स्थान पर उसे रख देना चाहिए, तो कितना होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अर्थात ऐसे भी इसे मान सकते हो आप। दोबारा से समझ लीजिए, इसे समझ नहीं आए शायद आपको, तो दोबारा से देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि मान लीजिए उसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा करना चाहिए और तब उसमें स्टार्टर मिलाना चाहिए, वो कौन सा होता है? वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, जिस टेम्परेचर तक उसे ठंडा किया जाता है उसके बाद में स्टार्टर मिला दिया जाता है। स्टार्टर मिलाने से क्या होता है? दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सामान्य जामन अर्थात कॉमन स्टार्टर में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं? ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस केसाई, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो कि यहाँ दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस केसाई, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होते हैं। ठीक है, याद रहेगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक उसे पहले तो ठंडा किया जाता है, उसके बाद में स्टार्टर किया जाता है। स्टार्टर दिया जाता है यहाँ 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जिससे क्या होता है? दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। और दही में जमाने के जो दही में कन्वर्ट करने वाले कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस केसाई भी होते हैं और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी होते हैं। ओके, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन सा विटामिन जो कि दूध की तुलना में दही में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अर्थात यहाँ की दूध में तो कम पाया जाता है लेकिन दही में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। ओके, कौन सा होता है? यहाँ दूध में तो जिसकी कमी पाई जाती है लेकिन दही में उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है या फिर अधिक मात्रा पाई जाती है, तो कौन सा होता है ऐसा विटामिन? विटामिन सी होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था, अगर आप सबसे लिया था कौन से खनिज लवण की दूध में कमी पाई जाती है, तो अगर बात कीजिए खनिज लवण, तो खनिज लवण तो लोहा होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है कि दूध में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है, तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? अगर आपसे पूछ लिया लैक्टिक अम्ल की मात्रा, तो ये होती है 0.6 से 1.1% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दही में अम्लीयता होने के कारण किन पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है? दही में अम्लीयता होने के कारण किन पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है? तो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस हो सकते हैं। अर्थात आप ऐसे भी इसे मान सकते हो कि दही एक अच्छा स्रोत किसका माना जाता है? तो ये होता है फास्फोरस कैल्शियम का होता है। किसका होता है अच्छा स्रोत? दही ये होता है फास्फोरस और कैल्शियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाय और भैंस के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? गाय और भैंस के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 99% से भी अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है घी के बारे में, तो घी में तो वसा ही होगी ना। घी में क्या होता है? क्रीमी होती है। इसलिए यार अगर आपसे पूछ लेते हैं घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 99% से अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि घी में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो घी में पानी की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 0.05% होती है। कितनी होती है पानी की मात्रा? ये होती है 0.05% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाय के घी का रंग पीला किसके कारण होता है? तो हमने अभी बताया यार हाँ कि अगर मान लीजिए अगर आपका मिल्क ही जब पीला है तो क्या हुआ? उससे जो प्राप्त होगा, जो घी प्राप्त होगा वो भी तो हल्का पीला ही हो सकता है ना। इसलिए यार हाँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गाय का दूध पीला रंग या फिर आपसे पूछ लिया जाता है गाय के जो घी प्राप्त होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है, तो दोनों का एक ही कारण होगा। वो कौन सा होगा? यहाँ कैरोटीन नामक पिगमेंट होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है दूध या फिर आपसे पूछ लिया जाता है जो घी प्राप्त होता है दूध से, तो वो इनका दोनों का ही कलर पीला क्यों होता है? तो ये दोनों का ही राइट आंसर कौन सा होगा? कैरोटीन ही होगा, क्योंकि कैरोटीन जो पिगमेंट होता है तो इसी के कारण यार दूध और जो घी होता है इन दोनों का पीला रंग होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मिल्क या दही दोनों का ही किसके कारण होता है? ये दोनों के कारण ही होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाइए सामान्यतः गाय के दूध से कितना छेना प्राप्त किया जा सकता है? तो इसे प्राप्त किया जा सकता है यार हाँ 14%। कितना प्राप्त किया जा सकता है? इसे प्राप्त किया जा सकता है 14%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बर्तनों की सतह पर दुग्ध धातु अर्थात मिल्क स्टोन को बनने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इनका प्रयोग किया जाता है एसिड क्लीनर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ अम्लीय शोधक का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ सारी शोधक का भी प्रयोग किया जाता है मिल्क स्टोन को हटाने के लिए, लेकिन सामान्यतः की अगर बात की जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है? एसिड क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कास्टिक सोडा जिसे यहाँ धायक सोडा के नाम से जाना है, अर्थात कौन से बर्तनों को धोने में काम नहीं लिया जाता है?
नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसका याद रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कास्टिक सोडा का प्रयोग किस प्रकार के बर्तनों को धोने के लिए नहीं करना चाहिए, तो वो कौन से होते हैं, कलई किए हुए बर्तन। ठीक है, जो कलई किए हुए बर्तन होते हैं, तो कलई किए हुए बर्तनों को धोने के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाय के लिए 100 किलोग्राम शरीर बाहर पर कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं, अर्थात शुष्क पदार्थ पूछा गया यहाँ पर आपसे। ठीक है, जो कंसनट्रेट की मात्रा दी जाती है, अर्थात ये 100 किलोग्राम पर कितनी देनी चाहिए, तो ये देनी चाहिए 2.5 किलोग्राम। कितनी देनी चाहिए, अर्थात मास लग सकते हो, इसे आप दाना मिश्रण भी मान सकते हो। ठीक है, जो दाना मिश्रण होता है, अर्थात ये 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना देना चाहिए, तो ये दिया जाता है 2.5 ग्राम। और अगर बात की जा रहा कि 2.5 किलोग्राम होती है, ठीक है, 2.5 किलोग्राम है, नोट ग्राम है। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि भैंस के लिए, तो भैंस के लिए 3 किलोग्राम होता है। ठीक है, 100 किलोग्राम पर अगर बात करते हैं तो 100 किलोग्राम पर अगर बात की जाए गाय के लिए, तो गाय के लिए कितना होता है, 2.5 किलोग्राम होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है भैंस के लिए, तो भैंस के लिए कितना होता है, 3 किलोग्राम होता है। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गाय व भैंस को जीवन निर्वाह हेतु कितना किलोग्राम दाना मिश्रण अर्थात कंसनट्रेट देते हैं, तो कितना दिया जाता है, 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर बात की जीवन निर्वाह के लिए, अगर बात किया है जीवन निर्वाह हेतु, तो जीवन निर्वाह या फिर गाय और भैंस दोनों को ही एक मात्रा दी जाती है कंसनट्रेट की, और वो कितनी जाती है, 1 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम। कितना दिया जाता है यहाँ, गाय और भैंस के जीवन निर्वाह के लिए कंसनट्रेट की मात्रा ये दी जाती है 1 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय एवं भैंस में 5वें माह के गर्भ से 6ठे महीने में शुरू होते हैं ब्याने तक 1 किलोग्राम रातब या दाना मिश्रण किस लिए देते हैं, तो यहाँ ये दिया जाता है बच्चे के विकास के लिए। अर्थात जब यहाँ जब गर्भ का 6ठा महीना स्टार्ट होता है तो उसे अतिरिक्त भोजन दिया जाता है, अतिरिक्त राशन दिया जाता है। और ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है बच्चे के विकास होने के लिए, अर्थात यहाँ बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, इसके लिए इसे क्या होती है, जो अधिक राशन दिया जाता है, अधिक कंसनट्रेट की मात्रा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वरों को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ आपको पता होगा वैसे भी। यहाँ अगर आप पूछ लिया जाता है स्वरों को चिन्हित करने की, यार उनमें एक अलग पहचान करने की, तो कौन सी विधि होती है, ये होती है नोचिंग या फिर कानों में छेद करना। ठीक है, नोचिंग या कानों में छेद करना या फिर किनारे काटना। क्या कर दिया जाता है, इसमें जो कान होते हैं तो उनके किनारे काट दिया जाता है या फिर उनमें छेद किया जाता है, जिससे कि उनकी अलग से पहचान की जा सके। और ये क्रिया मुख्यतः किस में अप्लाई करते हैं, ये करते हैं स्वरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मुर्गियों में चिन्हित है तो कौन सी विधि अधिक डालना या फिर मुर्गी के लिए उपयोगी मानी जाती है, अर्थात सबसे बेस्ट अगर बात की जाए स्वरों के लिए, तो स्वरों के लिए तो कौन सी होती है, नोचिंग क्रिया, अर्थात कानों में छेद किया जाता है या फिर काट दिया जाता है। और अगर बात की जाए इसी के अकॉर्डिंग मुर्गियों में चिन्हित करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम की पट्टी या फिर छल्ला। यहाँ एल्यूमिनियम की पट्टी बांध देते हैं या फिर लगा देते हैं उस पर टैग, तो इससे क्या होता है, उनकी मुख्य पहचान की जा सकती है, उनको एक अलग स्पेसिफिक नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, लेग टैग लगा दिया जाता है मुर्गियों में, या फिर उनकी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की पट्टी को बांध दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बधियाकरण में प्रयुक्त बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो यहाँ ये जो बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र होता है बधियाकरण के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र, तो यहाँ बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र है तो उसी वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। अर्थात यहाँ कौन सा था वैज्ञानिक, इटली का बर्डीजो था, किसके द्वारा खोज की गई थी, है बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र की, इसकी किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी बर्डीजो के द्वारा। और इस बर्डीजो के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है, बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे कास्ट्रेशन के लिए किस ऋतु सर्वोत्तम होती है, ऐसे कौन सी ऋतु होती है, अर्थात कौन सा सीजन सबसे बेस्ट माना जाता है, तो ये होती है शीत ऋतु। कौन सा सीजन के अगर आपसे पूछ लिया है बधियाकरण के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है, तो ये होती है शीत ऋतु। कौन सी होती है, शीत ऋतु होती है। ओके, याद रहेगा। अगर बात किया है ऋतु, तो ऋतु कौन सी सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो ये मानी जाती है शीत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा 1 से 2 सप्ताह आयु के शिशुओं का सिंगरोधन किया जाता है, तो ये क्या जाता है, कास्टिक स्टिक के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया है किसके द्वारा 1 से 2 सप्ताह आयु में जिस शिशुओं का सिंगरोधन किया जाता है, अर्थात सिंगों को हटा दिया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, किस रसायन के द्वारा किया जाता है, तो ये क्या जाता है, कास्टिक छड़ के द्वारा किया जाता है, कास्टिक स्टिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशल उम्र दे रखी है, एज दे रखी है कि अगर आपसे पूछ लिया 1 से 2 सप्ताह की आयु के शिशु का सिंगरोधन आपको करना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो आपको जो प्रयोग करना है ये करना है कास्टिक स्टिक का, अर्थात कास्टिक छड़ का आप प्रयोग करोगे उनको सिंगरोधन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुर्गी में सीसीडी रोग से बचाव या प्रतिरक्षा हेतु किसका टीका लगाया जाता है, तो ये दिया जाता है यहाँ स्पाइरो
कीटोसिस का। किसका दिया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है मुर्गी में चीचड़ी रोग से बचाव है, कौन सा रोग है यहाँ? चीचड़ी रोग से बचाव या प्रतिरक्षा हेतु किसका टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है स्पाइरोकीटोसिस का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? स्पाइरोकीटोसिस का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साइनाइड पॉइजनिंग का संबंध किससे होता है? तो हरिद्वार से होता है। किससे होता है? हरिद्वार से होता है। और यहाँ साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है? यहाँ HCN होता है, आप जानते होंगे हाइड्रोसाइनिक अम्ल, अर्थात यहाँ हाइड्रोसाइनिक अम्ल, तो इसी का संबंध माना गया है हरिद्वार से। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल है तो इस HCN को ही माना गया है यहाँ हाइड्रोसाइनिक। साइनिक मतलब साइनाइड। ठीक है, इस वर्ड को क्या यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि साइनाइड पॉइजनिंग का संबंध किससे होता है? तो ये होता है हरिद्वार से। और कैसे आप इसे समझ सकते हो कि जो HCN होता है तो HCN का ही आप सेकंड नाम भी इसे मान सकते हो, यहाँ साइनाइड पॉइजनिंग। HCN का होता है साइनाइड पॉइजनिंग, तो इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है हरिद्वार से होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बकरी का वंश कौन सा होता है, अर्थात जीनस कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है कापरा होता है। कौन सा होता है? अगर आपसे पूछ लिया बकरी का वंश या फिर जीनस क्या होता है, तो ये होता है कापरा होता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पीसीज क्या होती है, तो हिरकस होती है। ठीक है, यानी जो साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट नेम तो क्या होता है? जीनस होता है। जैसे कि इसका क्या होता है? बकरी का जो होता है ये होता है कापरा हिरकस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है जीनस या वंश के बारे में, तो वंश तो कौन सा है? फर्स्ट लेटर है, अर्थात कौन सा हुआ? कापरा होगा। ठीक है, कापरा इसका क्या है? वंश है बकरी का। और अगर बात की जाए कि इसकी स्पीसीज कौन सी होती है, तो ये होती है हाँ, इसकी होती है हिरकस होती है। ठीक है, जो सेकेंड लेटर होता है ये क्या होते हैं? स्पीसीज होती है। ठीक है, कभी नहीं बोलोगे ना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है जीनस, किसी भी, अगर मान लीजिए कोई सा भी एनिमल है, अगर उसका पूछ लिया जाता है जीनस, तो जब भी उसका जो साइंटिफिक में नेम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर तो क्या होता है? उसका वंश होता है। और जो सेकंड लेटर होता है वो क्या होता है? स्पीसीज होती है। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम क्लोन डोली किस पशु में बनाई गई? तो आपको पता होगा जो फर्स्ट क्लोन तैयार किया गया था ये किया गया था भेड़ में। ठीक है, डोली था। फर्स्ट क्लोन कौन था? पहला क्वेश्चन यही बनता है, कौन सा था? यहाँ डोली था। और वो किसका था? भेड़ का था। किसका था फर्स्ट क्लोन? या था ये होता है भेड़ का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग में लिया जाता है? तो यहाँ दूध का, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग में लिया जाता है? तो लिया जाता है 1/3% हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ इंडिया में जो ऊन का प्रोडक्शन लिया जाता है ये लिया जाता है राजस्थान में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है यहाँ सबसे अधिक ऊन उत्पादन? तो ये लिया जाता है राजस्थान में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मादा मेमना क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है एवू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रहे। अगर आपसे पूछ लेते हैं मादा मेमना क्या कहलाता है, अर्थात मादा मेमने को किस नाम से जाना है, तो इसे बोला जाता है एवू के नाम से। किस नाम से जाना है? एवू के नाम से इसे जाना है। और जो यहाँ नर मेमना होता है तो नर मेमना को किस नाम से जाना है? तो इसे बोला जाता है रैम। आपको डायरेक्ट याद रहा रैम एवू। कैसे याद रखना है? रैम एवू के नाम से याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले नर मेमना तो नर मेमना को किस नाम से जाना है? रैम के नाम से जाना है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं मादा मेमना तो मादा मेमना को किस नाम से जाना है? एवू के नाम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मनुष्य में मवेशी से फैलने वाली कौन सी बीमारी होती है? और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना, अगर आपसे बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि पशुओं से मनुष्य में लग सकती है, तो कौन सी होती है ऐसी बीमारी? यहाँ एंथ्रेक्स ही होती है। एकमात्र ऐसी रोग है जो कि यहाँ पशुओं से मनुष्य में हो सकता है, और वो कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है जो कि यहाँ पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है? तो वो कौन सा होता है? एंथ्रेक्स होता है। ओके, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भेड़ की नस्ल मेरिनो किस देश में विकसित की गई थी? तो यहाँ मेरिनो का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? ये होता है फ्रांस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे भेड़ की नस्ल डोली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसे विकसित किया गया था यहाँ इयोन विल्मोट के द्वारा। अब यार यहाँ की भेड़ की जो नस्ल थी फर्स्ट, तो इसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उन तीनों को क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया था फर्स्ट क्लोन कौन सा था। ठीक है, आपसे पूछ लिया था कि फर्स्ट क्लोन कौन सा तैयार किया गया था, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या था? डोली था। डोली क्या थी? एक भेड़ थी। डोली क्या थी? याद रखना, एक भेड़ थी। और अगर बात की जाए ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, जो फर्स्ट क्लोन है, तो इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसे तैयार किया गया था इयोन विल्मोट के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? देख सकते हो, इयोन विल्मोट के द्वारा डोली को तैयार किया गया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि विश्व में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो यहाँ भेड़ों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डोरसेट हॉर्न नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होता है, तो डोरसेट हॉर्न होती है तो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, इंग्लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोरक्को लेदर अर्थात यार मोरक्को जो चमड़ा होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त की जाती है यहाँ बकरी की त्वचा से, अर्थात यहाँ बकरी की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो मोरक्को लेदर होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है हम बकरी की त्वचा से। किससे प्राप्त किया जाता है मोरक्को लेदर, ये प्राप्त किया जाता है बकरी की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट भी कर सकते हो कि मोरक्को लेदर किससे प्राप्त किया जाता है, तो मोरक्को लेदर यहाँ बकरी की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, अर्थात इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो इसका होता है टर्की। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान, उद्गम स्थान, ओरिजिन प्लेस, तो कौन सा होता है, टर्की होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टोडा एक नस्ल होती है, अर्थात टोडा किसकी नस्ल होती है, तो टोडा क्या होती है, एक भैंस होती है। टोडा क्या होती है, एक भैंस की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टिफ लैंग रोग किस विटामिन से होता है, स्टिफ लैंग रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। किससे होता है यार, हाँ अगर आपसे पूछ लिया है कि स्टिफ लैंग रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन B12, और B12 का नाम क्या होता है, कोबाल एमाइन होता है। क्या होता है इसका, कोबाल एमाइन होता है। क्यों होता है इसका कोबाल एमाइन नाम, क्योंकि यार हाँ विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए यार हाँ विटामिन जो B12 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होता है कोबाल एमाइन होता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्टिफ लैंग रोग हो जाता है। ओके, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया स्वर के नमकीनी मांस को क्या कहा जाता है, स्वर के नमकीनी मांस को किस नाम से जाना जाता है, या फिर क्या को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है पोर्क। किस नाम से जाना जाता है, पोर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि अगर आपसे ले जाते हैं अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, तो अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स जो रोग होता है ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है, रिकेट्स रोग ये होता है हाँ विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है, तो अंडे की गुणवत्ता होती है किसके द्वारा मेजर की जाती है, फिर किसके द्वारा तय की जाती है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ कैंडलिंग मेथड होता है। अर्थात कैंडलिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसी के द्वारा यहाँ अंडे की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट या परीक्षण ये किया जाता है, कैंडलिंग के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भेड़ के मांस को किस नाम से जाना जाता है, या फिर भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मटन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया है भेड़ के मांस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है मटन के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, तो मुर्गी के शरीर का तापमान अर्थात जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर मुर्गी के शरीर का ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुर्गी की बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रट लीजिए इस क्वेश्चन को कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है मुर्गी की बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडे का कवच अर्थात एग सेल किस पदार्थ का मिलकर बना होता है, किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, जो अंडे का कवच होता है ये किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो ये होता है यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो कि एक सख्त कवच होता है। यहाँ अंडे का जो बाहरी कवच होता है वो सख्त होता है, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। अर्थात किससे मिलकर बना होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसलिए यहाँ जो बाहरी कवच होता है अंडे का ये क्या होता है, सख्त होता है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपसे पूछा गया है कि अंडे का बाहरी कवच किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट से अर्थात CaCO3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है, तो अमूल और आनंद। ठीक है, कौन सा दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है, तो अमूल और आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भेड़ की सबसे ऊंची अर्थात टालेस्ट वो वेराइटी अर्थात जो टालेस्ट सबसे ज़्यादा जो टालेस्ट ब्रेड होती है वो कौन सी होती है, नेल्लोर होती है या फिर नेल्लोरी होती है। ठीक है, सबसे अगर वो लिया जाता है कि सबसे ऊँची कौन सी नस्ल होती है, तो कौन सी होती है, यहाँ नेल्लोर भी इसे बोला जाता है और नेल्लोरी की भी इसे नाम से जाना जाता है। नेल्लोर या फिर नेल्लोरी दोनों में आपको कोई सा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो दोनों ही राइट आंसर है। अगर आप पूछ लेते हैं भेड़ की सबसे ऊंची अर्थात टालेस्ट ब्रीड कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, नेल्लोर या नेल्लोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुगाली करने वाले पशु की पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, यहाँ रोमेन होता है।
अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि जुगाली करने वाले पशु के पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये होता है रुमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व में मेरिनो ऊन का कुल ऊन उत्पादन कितना योगदान होता है, अर्थात यार जो मेरिनो होता है, ठीक है, मेरिनो जो नस्ल होती है, तो मेरिनो से जो ऊन प्राप्त होती है तो कुल ऊन उत्पादन में कितना % योगदान होता है इसका, तो इसका होता है 80% योगदान होता है। कितना होता है, 80% योगदान इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जुगाली करने वाले पशु का आमाशय कितने भागों में विभक्त होता है, तो ये होता है 4 भागों में बटा होता है। ठीक है यार, हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है जुगाली करने वाले पशु का जो आमाशय होता है ये कितने भागों में विभक्त होता है, तो ये होता है 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, ये होता है 4 भागों में बटा होता है। और अगर बात कीजिए सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, रोमेन भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घोड़ा जुगाली करता है या फिर नहीं करता है। घोड़ा जो होता है ये जुगाली करता भी है या फिर नहीं करता है, तो यार हाँ घोड़ा जुगाली नहीं करता है। राइट आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि घोड़ा जुगाली करता है या फिर नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, नहीं करता है। ठीक है, घोड़ा जुगाली नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुगाली करने वाले पशु के आमाशय का कौन सा हिस्सा वास्तविक आमाशय बोलता है, अर्थात ट्रू स्टोमैक के नाम से किस जाना है, तो कौन सा होता है यार, ट्रू स्टोमैक ये होता है एबोमेजम होता है। यार हाँ दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 45 वाला और 49 वाला। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है जुगाली करने वाले पशु का, तो ये कौन सा है, आपका राइट आंसर क्या होगा यार, रुमेन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रुमेन कौन सा होता है, अर्थात रुमेन क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का कौन सा हिस्सा ट्रू स्टोमैक के नाम से नाश्ता है, तो कौन सा होता है, एबोमेजम होता है। दोबारा से देख लीजिए कि ट्रू स्टोमैक के नाम से किसका नाश्ता है, यहाँ एबोमेजम को जाना है। और अगर बात की जाए जुगाली करने वाले पशुओं का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, रुमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 350 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है वेलोइंग किस पशु की मुख्य विशेषता होती है। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है वेलोइंग किस पशु की मुख्य विशेषता होती है, तो ये होती है भैंस की होती है। किसकी होती है, हाँ वेलोइंग जो होती है ये मुख्य विशेषता किसकी होती है, ये होती है भैंस की होती है। अब होती क्या है, कीचड़ में नहाना। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप देखना चाहते हो कि वेलोइंग होती क्या है, तो इसका जो मुख्य कैरेक्टर ये होता है यार, जो भैंस होती है, ये भैंस यार कीचड़ में नहाना पसंद करती है। अर्थात जो यार दलदली जो पानी होता है दलदल का, तो उसमें नहाना भैंस ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए यार ये जो भैंस होती है इसकी एक मुख्य विशेषता माना गया है वेलोइंग को। ठीक है, जो दलदली क्षेत्र होता है, दलदल जो पानी होता है, तो उसमें नहाना भैंस पसंद करती है। इसलिए यार कि जो दलदल में नहाना मतलब वेलोइंग एक मुख्य विशेषता मानी गई है भैंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पशुओं में ऋतुकाल, अर्थात यार पशुओं में हीट अवस्था को किस नाम से जाना है, तो इसे बोला जाता है यहाँ पूर्व मध्यकाल के नाम से। ठीक है, पशुओं का हीट अवस्था में आना क्या कहलाता है, पूर्व मध्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाय भैंस में भ्रूण गर्भ का निर्वासन अर्थात एक्सप्लशन ऑफ फोइड्स क्या कहते हैं। गाय या फिर भैंस में भ्रूण का गर्भ का निर्वासन होना क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है काविंग। ठीक है, एक्सप्लशन ऑफ फोकस इसे बोला किस नाम से जाना है, इसे बोला जाता है काविंग के नाम से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लैम्बिंग का संबंध किस पशु से होता है, तो लैम्बिंग का मतलब होता है यहाँ भेड़। ठीक है, लैम्बिंग का संबंध किससे होता है, भेड़ से होता है। अब ये होती क्या है, ठीक है, यानी गर्भ का निर्वासन क्या होता है, तो अर्थात मान लीजिए प्रसव जो क्रिया होती है ना, जो प्रसव क्रिया होती है, तो उसे किस नाम से जाना है, उसे एक टर्म के नाम से जाना है स्पेशली। तो यहाँ अगर बात की जाए गाय और भैंस में जो यहाँ प्रसव क्रिया होती है, तो उसे किस नाम से जाना है, तो उसे बोला जाता है काविंग। अगर बात की जाए गाय और भैंस की, तो जो प्रसव क्रिया होती है उसे बोला जाता है काविंग। और अगर बात की जाए लैम्बिंग, तो लैम्बिंग अर्थात यहाँ भेड़ में जो प्रसव क्रिया होती है, तो उसे किस नाम से जाना है, उसे जाना है लैम्बिंग के नाम से जाना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ काविंग तो क्या होती है और लैम्बिंग क्या होती है, ये प्रसव क्रिया होती है। ओके, क्या होती है, एक प्रसव क्रिया होती है जिन्हें एक टर्म के नाम से जाना है। जैसे कि अगर बात की जाए गाय और भैंस में, तो गाय और भैंस में प्रसव में आना क्या कहलाता है, काविंग होता है। और अगर बात की लैम्बिंग, तो लैम्बिंग किस में होती है, भेड़ क्या प्रसव अवस्था में आना या फिर प्रसव क्रिया होना ही क्या कहलाता है, लैम्बिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है कि अपरानाल या फिर प्लेसेंटा का निष्कासन या निर्वासन ब्याने के कितने घंटे बाद तक हो जाना चाहिए, अर्थात जो प्लेसेंटा है ये कितने घंटे में खत्म हो जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए, तो ये हो जानी चाहिए यार हाँ 6 से 8 घंटे में। कितना समय होता है इसका प्लेसेंटा का, ये होता है 6 से 8 घंटे। कितने होता है, 6 से 8 घंटे होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेमोरी ग्लैंड किसका बदला हुआ रूप होती है। मेमोरी ग्लैंड होती है, तो मेमोरी ग्लैंड्स होती है किसका बदला हुआ रूप होती है, तो ये होती है सीडोफिरेस का होती है। किसका होती है यहाँ, सीडोरिफेरस का होती है। किसका होती है यहाँ, मेमोरी जो ग्लैंड होती है, जो स्तन ग्रंथियाँ होती है, तो ये किसका बदला हुआ रूप होती है, ये होती है सीडोरिफेरस का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन या फिर दूध के संश्लेषण के लिए कितना रक्त आयन से गुजरता है। ठीक है, केवल यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1 मिलीलीटर दूध के निर्माण के लिए या फिर संश्लेषण के लिए कितना रक्त आयन से गुजर जाता है। तो कितना रक्त होता है, ये होता है 400 से 500 मिलीलीटर। कितना रक्त गुजर जाता है, ये होता है 400 से 500 मिलीलीटर। जब रक्त उसमें घूम जाता है तब क्या होता है, 1 मिलीलीटर दूध का संश्लेषण होता है, उत्पादन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्तन ग्रंथियाँ अर्थात यार जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, तो इनकी उत्पत्ति किसे मानी गई है। तो ये भी क्वेश्चन यार एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया है कि मेमोरी ग्लैंड्स की उत्पत्ति किससे होती है, तो इनकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। अब बात करते हैं यहाँ जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोनों से, और दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यार अगर बात की जाए पशु के पाउसने अर्थात मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि पशु के पाउसने अर्थात मिल्क लेट डाउन के लिए तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, इसके लिए होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और अगर बात यहाँ पशु स्त्राव अर्थात यहाँ मिल्क सिक्रेशन के लिए, तो मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, इसके लिए होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले मिल्क लेट डाउन अर्थात पशु को पाउंसने के लिए, तो पशु को पाउंसने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ये होता है ऑक्सीटोसिन। और अगर बात की जाए पशु के स्त्राव अर्थात दुग्ध स्त्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो इसके लिए होता है प्रोक्टिन होता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना कि जिससे कि आपको कन्फ्यूज नहीं हो इन दोनों क्वेश्चन में, कि यहाँ जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, तो इसका यहाँ मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जाना है। मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा होता है, यहाँ ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, याद रख पाओगे कि अगर आपसे पूछ लिया है मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से किसे जाना है, तो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन ही होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया पैदा, तो ऐसे आप इसे इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशु स्त्राव का प्रारंभ क्या कहलाता है। यानी जब पशु स्त्राव होता है तो इसका जो प्रारंभ होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, तो इसको किस नाम से जाना है, तो इसे बोला जाता है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस के नाम से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सींग हटाने अर्थात जिसे यहाँ डीहोर्निंग के नाम से आना है, तो इसके लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, अर्थात किस रसायन के द्वारा डीहोर्निंग क्रिया की जाती है, तो ये की जाती है कास्टिक पोटास के द्वारा। और कास्टिक पोटास का जो सिंबल होता है, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से आना है, कास्टिक पोटास के नाम से आना है। और कास्टिक पोटास का रोल क्या होता है, यहाँ डीहोर्निंग के लिए इसका प्रयोग कैसा है, रोल होता है। ठीक है, याद रखना है सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट तो यहाँ पर बन जाता है कि डीहोर्निंग क्या होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है आपसे। तो याद रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए डीहोर्निंग मतलब क्या होता है, सींगों को हटाना या फिर सींगों को काटना ही क्या कहलाता है, डीहोर्निंग कहलाता है। ठीक है, याद हो जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा जाएगी सुअर में कितने का अर्थात कितने दिन का गर्भकाल होता है, जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है सुअर का, ये कितने दिनों का होता है, तो ये होता है 114 दिन का। कितने दिन का होता है, 114 दिन का होता है। अब बात करते हैं कि क्रॉप किसके समान होती है, तो क्रॉप आमाशय के समान होती है। क्रॉप जो भाग होता है, क्रॉप जो यानी कोई ग्रंथि होती है, पता नहीं इसका तो लेकिन जो क्रॉप होता है ये किसकी समान होती है, ये होती है आमाशय के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है सबसे बड़ा अंग, ये होता है गिजार्ड होता है। ठीक है, मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा अंग, तो कौन सा होता है, गिजार्ड होता है। और अगर बात किया रहा सबसे बड़ी मांस ग्रंथि, तो सबसे बड़ी मांस ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग तो कौन सा होता है, गिजार्ड होता है। और अगर आपसे पूछ लिया सबसे बड़ी मांस ग्रंथि, तो वो कौन सी होती है, लीवर होती है। कौन सी होती है, लीवर होती है। ठीक है, दोनों याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुर्गी में अंडा उत्पादन कितने महीने की उम्र में शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी ये कब से अंडा उत्पादन देने लगती है, जो इससे एग प्रोडक्शन है, ये कब से लिया जा सकता है, तो ये लिया जा सकता है यहाँ 5.5 मंथ अर्थात यहाँ 5 मंथ कुछ टाइम बाद में क्या करती है, अंडे प्रोड्यूस करने लग जाती है, अंडे उत्पादन देने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भेड़ों में प्रजनन अर्थात यहाँ ब्रीडिंग मुख्यतः किस पर आधारित होती है। भेड़ों में जो प्रजनन की क्रिया होती है अर्थात जो ब्रीडिंग होती है, ये मुख्यतः किस पर आधारित होती है, तो ये होती है सीजनल। अर्थात यहाँ अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो सीजनल यहाँ सीजनल जो प्रजनन की क्रिया होती है, ये किससे संबंधित होती है, तो यहाँ सीजनल की जो प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, ये किस में देखी जाती है, भेड़ों में पाई जाती है। और यहाँ पर आपको दूसरा पूछा गया क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो कि भेड़ों में प्रजनन मुख्यतः किस पर आधारित होती है, अर्थात ऋतु पर आधारित होती है, सीजन पर आधारित होती है। किस प्रकार की होती है, यहाँ जो ब्रीडिंग होती है ये किस पर आधारित होती है, सीजन पर आधारित होती है, ऋतु पर आधारित होती है।
ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिंगिंग किसकी विधि अर्थात यहाँ उसको पहचान करने की। ठीक है, हमने अभी बताया था कि जो जस्ट हमने अभी बात की थी नोचिंग तो किस में की जाती है, स्वर में की जाती है नोचिंग क्रिया। जो टैग लगाते हैं वो टैग किस में की जाती है, यहाँ वो की जाती है मुर्गियों में। और अगर बात की जाए आपसे छल्ला या रिंगिंग विधि अर्थात छल्ला किस में पहनाया जाता है, तो ये पहनाया जाता है भेड़ों को पहचाना जाता है। ठीक है, अब ये क्रिया क्यों की जाती है, ताकि उनकी अलग स्पेसिफिक उनको नंबर दिया जा सके, उनकी अलग से पहचान की जा सके, इसलिए यहाँ रिंगिंग की, नोचिंग हुआ, ब्रांडिंग हुई, ये कुछ मेथड होते हैं जो कि उनको स्पेशली दिए जाते हैं, उनमें किए जाते हैं। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भेड़ क्या है। तो भेड़ क्या होती है, यहाँ एक पॉलीएस्ट्रस होती है। किस प्रकार की होती है भेड़, यहाँ एक पॉलीएस्ट्रस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऊँट के आमाशय में 3 भाग पाए जाते हैं तथा कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। ऊँट के भाग में यहाँ 3 भाग होते हैं, लेकिन कौन सा अनुपस्थित होता है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा होता है, ओमेजम होता है। कौन सा होता है, ओमेजम होता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि यहाँ जो आमाशय होता है सामान्यतः तो आमाशय में कितने पार्ट होते हैं, यहाँ 4 भाग होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ ऊँट के, तो यहाँ ऊँट में 1 भाग अनुपस्थित होता है और वो कौन सा होता है, ओमेजम होता है। कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, यहाँ ओमेजम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 थुए अर्थात यार डबल हम्प वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशली दे रखा है कि जो डबल हम्प होता है तो उसका वैज्ञानिक नाम को आपको बताना है। तो कौन सा होता है, कैमलस बैक्ट्राइन होता है। क्या होता है, अगर आपसे पूछते हैं कैमलस बैक्ट्राइन, तो यहाँ कैमलस बैक्ट्राइन किसका होता है, जो डबल हम्प वाला ऊँट होता है। डबल हम्प वाला जो ऊँट होता है 2 थुए वाला, तो उसका नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम ये होता है यहाँ कैमलस बैक्ट्राइन होता है। और अगर बात किया सिंगल हम्प वाला, तो सिंगल हम्प वाला का नाम क्या होता है, यहाँ कैमलस ड्रोमेडेरियम होता है। क्या होता है, ड्रोमेडेरियम होता है, ड्रोमेडेरियम होता है। ठीक है, डबल हम्प का तो क्या होता है, कैमलस बैक्ट्राइन होता है। और अगर बात किया सिंगल हम्प वाला, तो सिंगल हम्प वाला क्या होता है, कैमलस ड्रोमेडेरियम होता है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि ऊँट के ऋतुकाल या फिर गर्मी में आने को क्या कहते हैं। ऊँट में ऋतुकाल या फिर गर्मी में आने को क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है मस्त बोला जाता है। किस नाम से आना से, ऊँट जब हीट अर्थात यार ऋतुकाल में आ जाता है, गर्मी में आ जाता है, तो इसे किस नाम से आना से, इसे बोला जाता है मस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घोड़ी में गर्भकाल अर्थात यहाँ जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है ये कितने दिनों का होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं घोड़ी में गेस्ट्रेशन पीरियड, तो ये होता है 336 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 336 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घोड़ा एक खुरदार पशु होता है पर क्या नहीं करते हैं, अर्थात हमने अभी बताया था आपको, जस्ट अभी हमने सोल्व किया था कि घोड़ा क्या करता है, जुगाली नहीं करता है। घोड़ा क्या होता है, यहाँ जुगाली नहीं करता है। ओके, जबकि इसके क्या होते हैं, खुरदार होते हैं। जो इसके पैर होते हैं वो क्या होते हैं, खुरदार होते हैं, लेकिन घोड़ा क्या करता है, जुगाली नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाय भैंस और बकरी क्या है, तो क्या होते हैं, ये मवेशी होते हैं। गाय भैंस और बकरी होते हैं, मवेशी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पशुओं के चारे के रूप में कौन सी घास अधिकांश से उगाई जाती है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा जो कौन सी घास को उगाया जाता है राजस्थान में, तो कौन सी घास होती है, वो सेवण घास होती है। कौन सी होती है, यहाँ सेवण घास होती है। इसके बारे में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था मॉक टेस्ट में। तो यहाँ अगर बात किया सेवण घास, तो सबसे ज़्यादा इसे ग्रो कहाँ पर किया जाता है, सेवण घास को, इसको सबसे ज़्यादा राजस्थान में लिया जाता है, यहाँ जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है सेवण घास सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ पर की जाती है राजस्थान में, तो इसे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, याद हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि याक की सबसे अधिक संख्या किस देश में पाई जाती है, तो याक सबसे ज़्यादा यहाँ चीन में पाई जाता है, चाइना में पाई जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली अंगोल किसकी नस्ल होती है, अर्थात यहाँ अंगोल होती क्या है, कोई गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है, तो किसकी होती है। अगर आपसे पूछ लिया अंगोल, जिसका उत्पत्ति स्थान आपको दे रखा है, यहाँ पर उत्पत्ति स्थान नहीं बल्कि यहाँ पर आपको स्पेशल एरिया दे रखा है कि आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती है। ठीक है, तो होती कहाँ की है, यहाँ ये अंगोल ये होती है गाय की नस्ल होती है और मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में देखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स का आकार कैसा होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं का आकार, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है सेफ के बारे में। तो सेफ किस प्रकार का होता है, जो आरबीसी होती है अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स होती है, तो इनका जो सेफ होता है ये क्या होता है, ये कहता है बाई कौन के होता है। किस प्रकार का होता है यार, आरबीसी का आकार जो सेफ होता है आरबीसी का, ये किस प्रकार का होता है, बाई कौन के होता है। किस प्रकार का होता है, बाई कौन के प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पशु में गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है, गर्मी को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तो कौन सा पशु होता है यहाँ, वो होती है भैंस होती है, जिसमें यहाँ गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छिपी हुई गर्मी या ऋतुकाल मुख्यतः किस में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है कि जो छिपी हुई गर्मी,
ठीक है। छिपी हुई गर्मी मतलब इसका जो होता है वो साइलेंट हीट, ठीक है। इंग्लिश वर्ड क्या हुआ, साइलेंट हीट है। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा आता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ छिपी हुई गर्मी या फिर जो साइलेंट हीट होती है, साइलेंट हीट होती है, तो साइलेंट हीट मुख्यतः किस में देखी जाती है, तो साइलेंट हीट की क्रिया देखी जाती है, ये देखी जाती है मुख्यतः बहस में देखी जाती है। किस में देखी जाती है, बहस में देखी जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि साइलेंट हीट होती क्या है, तो साइलेंट हीट का मतलब ये होता है यार हाँ कि मान लीजिए वो हीट में आ रही है, ठीक है, आज वो हीट में आएगी, लेकिन इससे पहले कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। वैसे सामान्यतः जितने जो पशु होते हैं वो कुछ लक्षण दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे कि रंबाना हुआ वगैरह वगैरह, ये दिखा देते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं भैंस की, तो भैंस ऐसे कोई लक्षण दिखाती नहीं है कि वो हीट पीरियड में आ रही है। इसलिए यहाँ इसमें क्या बाजती है, साइलेंट हीट होती है, अर्थात ये लक्षण किसी भी प्रकार के प्रदर्शन नहीं करती है। इसलिए यहाँ इसमें जो हीट होती है इसे साइलेंट हीट के नाम से जाना सा है। और साइलेंट हीट का संबंध किससे होता है, भैंस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वह दुग्ध जो रतौंधी, नाभि बुखार और पतली दस्त से बचाव करता है, तो वो क्या होता है, यहाँ वो होता है खीस या कोलेस्ट्रम होता है। वह दुग्ध जो रतौंधी, नाभि बुखार और पतली दस्त से बचाव करता है, तो वो कौन सा होता है, खीस होता है, कोलेस्ट्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस के वीर्य अर्थात यहाँ भैंस का जो सीमन होता है कि संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल का अम्लीय है। तो यहाँ अगर बात यह है कौन सा अम्ल का अम्लीय है, वैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सीमन का प्रिजर्वेशन किया है, ये किया है जो नाइट्रोजन में किया है और CO2 में भी किया है। नाइट्रोजन पर कितना किया है, यहाँ -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है नाइट्रोजन में जो सीमन का संरक्षण किया जाता है, ये कितने दिन के लिए किया है, कितने दिन के लिए का लंबे समय तक किया है, जो इसका प्रिजर्वेशन है ये कितने टेम्परेचर पर किया है, तो ये टेम्परेचर पर किया है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आइए कि क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे भैंस के वीर्य के संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल काम में लिया है, तो कौन सा अम्ल होता है, यहाँ साइटिक अम्ल होता है। किस अम्ल को काम में लिया है, यहाँ सीमन के संरक्षण हेतु जो सीमन का प्रिजर्वेशन किया है, ये किस अम्ल के द्वारा किया है, ये कैसा है, साइटिक अम्ल के द्वारा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे कि सीमन संरक्षण हेतु सबसे अच्छा कितना pH माना गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे उपयुक्त pH के बारे में पूछा गया है, अर्थात ऑप्टिमम pH क्या होता है, ऑप्टिमम pH क्या होता है। तो ऑप्टिमम pH की अगर बात की जाए तो ऑप्टिमम pH क्या होता है, ये होता है 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस की दूध देने की सामान्य अवधि कितने दिन की होती है, अर्थात जो इसका लैक्टेशन पीरियड होता है, क्या होता है यहाँ जो दुग्ध काल की अवधि होती है, इसे यहाँ लैक्टेशन पीरियड के नाम से जाना है। और अगर बात किया यहाँ भैंस के दुग्ध देने की जो सामान्य अवधि होती है, ये कितनी होती है, 281 दिन की होती है। ठीक है, 281 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है तो इसका कमेंट कर देना आप डायरेक्ट। ठीक है, लाइव सेट में आपको कमेंट नहीं करना है, इसका आपको डायरेक्ट कमेंट करना है कि जो सामान्यता अवधि होती है भैंस देने की, भैंस के दूध देने की, ये कितने दिन की होती है, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है, शायद ये गलत है राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु के ठहरने कौन सी एस की संभावना कितने प्रतिशत होती है, तो कितनी होती है, ये होती है हाँ 58 से 75% होती है। कृत्रिम गर्भाधान अर्थात यार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है पशु में, तो इसके यहाँ पशु के ठहरने की संभावना कितने % होती है, कितने % होती है, तो ये होती है हाँ 58 से 75% होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो गर्भधारण की होती है, इसका कितना % होता है, ये होता है 58 से 75% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक प्रति बम्बाणु जनक कोशिका अर्थात यहाँ प्री ओसाइट से कितने अंडे बनते हैं, यहाँ एक जो प्री ओसाइट से कितने अंडे बनते हैं, तो इससे केवल एक अंडा बनता है। ठीक है, यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो प्री ओसाइट होता है तो इससे कितने अंडे बनते हैं, तो इससे केवल एक अंडा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुक्राणु के लिए परिचालिका धाई कोशिकाओं को क्या कहते हैं। शुक्राणु के लिए परिचालिका धाई कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसे बोला सा है सर्टोली सेल्स, अर्थात यहाँ सर्टोली कोशिकाएं बोला सा है। यार हाँ कि शुक्राणु के लिए जो परिचालिका या फिर धाई कोशिकाओं के रूप में जो कार्य करती है, तो उन्हें बोला जाता है सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कार्पस ल्यूटियम का निकलना कब शुरू होता है। कार्पस ल्यूटियम का निकलना कब शुरू होता है, तो इसका निकलना स्टार्ट होता है यहाँ द्विमध्यकाल में। कब निकलना स्टार्ट होता है यार कार्पस ल्यूटियम का, ये होता है द्विमध्यकाल अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मध्यकाल चक्र अर्थात यहाँ एस्ट्रस साइकिल कि सबसे कम समय वाली अवस्था कौन सी होती है, सबसे कम समय वाली। ठीक है, सबसे कम समय वाली पूछी गई यहाँ पर अवस्था, तो कौन सी होती है, वो होती है मध्यकाल होती है। कौन सी होती है, मध्यकाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है कौन अंडा
अर्थात कौन ओव्यूम उत्पन्न करता है तो वो होता है फर्टिलाइजन होता है। किसके द्वारा अंडा उत्पन्न किया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा अंडा या फिर ओव्यूम उत्पन्न किया जाता है तो वो कौन सा होता है, यहाँ फर्टिलाइजन होता है। कौन सा होता है, फर्टिलाइजन होता है, जिसके द्वारा अंडे को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेंट्रीफ्यूजल क्रीम सेपरेटर के द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं क्रीम सेपरेटर में जो क्रीम को अलग करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो वो होता है यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना रिक्वायरमेंट होता है, अगर बात किया यहाँ क्रीम सेपरेटर में जो क्रीम को अलग किया जाता है दूध से, तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है, ये होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भेड़ और बकरी के दूध में जो SNF की मात्रा होती है, सॉलिड नोट फैट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए SNF होती क्या है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है सॉलिड नोट फैट। क्या होती है, सॉलिड नोट फैट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भेड़ और बकरी में जो SNF की मात्रा होती है ये कितनी होती है, तो ये होती है 9% होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है भेड़ और बकरी में जो SNF होता है, सॉलिड नोट फैट होता है, तो ये कितना होता है, ये होता है 9% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ अगर बात किया डबल टोन्ड, तो डबल टोन्ड में वसा की मात्रा अर्थात जो फैट कंटेंट होता है ये कितना होता है, 1.5% होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टोन्ड मिल्क होता है, तो टोन्ड मिल्क में कितनी वसा होती है, तो टोन्ड मिल्क में यहाँ 3% वसा होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया टोन्ड मिल्क है तो टोन्ड मिल्क में तो कितनी फैट कंटेंट होता है, ये होता है 3%। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है डबल टोन्ड मिल्क है तो डबल टोन्ड मिल्क होता है, तो इसमें जो वसा होती है ये पाई जाती है केवल 1.5% होती है, अर्थात 1.5% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रीम में वसा की कम से कम मात्रा नहीं होनी चाहिए। कम से कम मात्रा नहीं होनी चाहिए, यानी जो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए, 25% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साधारण आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है। साधारणतः आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, यहाँ आइसक्रीम होती है तो आइसक्रीम में वसा कितनी होती है, लगभग 10% की समथिंग होती है। कितनी होती है, लगभग 10% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध में प्रोटीन किस अवस्था में स्थिर रहती है। जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रोटीन की जो फॉर्म होती है वो किस रूप में होती है, कोलोइडल फॉर्म में होती है। किस रूप में होती है, कोलोइडल फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दही का पृष्ठ तनाव, दही का जो सरफेस टेंशन होता है दूध से कितना होता है, दूध से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या किस प्रकार का होता है। तो यहाँ अगर आप पूछ ले दही का जो पृष्ठ तनाव होता है ये दूध की बजाय किस प्रकार का होता है, तो यहाँ दूध से कम होता है। ठीक है, जो दही होता है तो इसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है, दूध से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध क्या कहलाता है। एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है चीज़ कहलाता है। क्या पर कहलाता है, यहाँ अगर आपसे पूछ लिया एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध तो ये कहलाता है चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूएसटी मिल्क कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो ये किया जाता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यूएसटी मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यूएसटी मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क को कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो ये किया जाता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव के दूध में राख की मात्रा कितनी % होती है, तो ये होती है 0.2% होती है। कितनी होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव के दूध में राख की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है केवल 0.2% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पनीर किस प्रकार का उत्पाद होता है। तो यहाँ पनीर क्या होता है, एक कोएगुलेटेड दूध होता है, अर्थात जमाया हुआ। यार रखा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पनीर होता क्या है, तो पनीर क्या होता है, यहाँ एक जमाया हुआ दूध होता है, अर्थात यहाँ कोएगुलेटेड। कोएगुलेटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ जमाया हुआ दूध होता है। पनीर क्या होता है, जमाया हुआ दूध या फिर कोएगुलेटेड मिल्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लेट पाश्चराइजेशन में समय तापमान की पारगम्यता कितनी होती है, अर्थात यहाँ समय कितने टेम्परेचर पर कितने समय तक रखा जाता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं प्लेट पाश्चराइजेशन में, तो इसका जो समय होता है ये होता है 15 सेकंड और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, यानी जो प्लेट पाश्चराइजेशन होता है तो इसमें पाश्चराइजेशन की जो क्रिया की जाती है ये की जाती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर केवल 15 सेकंड रखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेपरेटा दूध में वसा की मात्रा कितने % होती है। तो यहाँ जो स्किम्ड मिल्क होता है, स्किम्ड जो दूध होता है, तो इसमें जो फैट कंटेंट होता है ये केवल यहाँ 0.1% होता है। कितना होता है, केवल और केवल 0.1% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाश्चुरीकृत दूध क्षमता
या फिर जो दक्षता होती है ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है MBRT किया जाता है। कौन सा किया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पास्चुरिज्ड दूध क्षमता या फिर जो दक्षता की जाती है, ये जो टेस्ट किया जाता है ये कौन सा होता है, जो टेस्ट किया जाता है ये होता है यहाँ मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है यहाँ पास्चुरिज्ड दूध क्षमता ज्ञात करने के लिए, तो ये किया जाता है MBRT किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, MBRT टेस्ट किया जाता है, अर्थात मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध में सबसे अधिक मात्रा में तो क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। अगर बात की जाए किसकी कमी होती है, तो कमी लोहा की होती है। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखिए कि अगर आपसे पूछता है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है दूध में, चाहे वो भैंस का हो या फिर गाय का हो। ठीक है, ये आपको बस घुमाने फिराने के लिए दिए जाते हैं और कुछ नहीं मतलब होता है इनका। आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन से खनिज लवण सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो कौन सा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है सबसे अधिक मात्रा में। और अगर बात की जाए किस तत्व की कमी से पाई जाती है, किस खनिज लवण की कमी पाई जाती है, तो कौन सा होता है, लोहा होता है, आयरन होता है। लोहा होता है, आयरन होता है जिसकी कमी पाई जाती है। और किसकी अगर बात की किस विटामिन की कमी पाई जाती है, तो कौन सा विटामिन होता है यहाँ जिसकी दूध में कमी होती है, तो वो होता है विटामिन C होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध की बफर वैल्यू किसके कारण होती है, तो यहाँ दूध की बफर वैल्यू किसके कारण होती है, प्रोटीन के कारण होती है। किसके कारण होती है, ये होती है प्रोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सींग हटाने की सबसे उपयुक्त आयु कितनी होती है, तो यहाँ जो डीहोर्निंग, सींग हटाना मतलब डीहोर्निंग की जो क्रिया की जाती है, ये की जाती है सबसे पहले तो किस रसायन के द्वारा की जाती है, जैसे कि हमने अभी बताया था KOH के द्वारा, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा की जाती है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है। कास्टिक पोटास के नाम से उसे जाना जाता है। अर्थात अब क्वेश्चन पर आइए कि सींग हटाने की सबसे उपयुक्त आयु कितनी होती है, तो कितनी मानी गई है, केवल 1 सप्ताह है। अर्थात यहाँ जब बच्चा 1 सप्ताह तक हो तब उसकी क्या कर देनी चाहिए, सींग रोधने की क्रिया कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे कम वजन वाली बकरी की नस्ल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, टोगनबर्ग होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं सबसे कम उम्र वाली या फिर सबसे कम वजन वाली बकरी की नस्ल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, टोगनबर्ग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बकरी की कौन सी नस्ल पंजाब राज्य में पाई जाती है। बकरी की कौन सी नस्ल पंजाब राज्य में पाई जाती है, तो कौन सी होती है, बिट्टल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध निकालने से पहले उपयोग क्या करते हैं, या फिर किसका उपयोग किया जाता है, दूध निकालने से पहले किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग कैसा है, स्ट्रिप कप का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु क्या होती है। तो यहाँ डोकिंग मतलब क्या होता है, पूंछ काटना। भेड़ में पूंछ को काटना जाता है, यहाँ टेल को रिमूव करना क्या कहलाता है, डोकिंग कहलाता है। डोकिंग मतलब यहाँ जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, तो पूंछ को काटना क्या कहलाता है, डोकिंग कहलाता है। और यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भेड़ में जो डोकिंग क्रिया की जाती है, तो उसकी उपयुक्त एज क्या होती है, तो अर्थात यहाँ उपयुक्त आयु क्या होती है, तो ये होती है 7 से 14 दिन। कितनी होती है, केवल यहाँ डोकिंग क्रिया के लिए 7 से 14 दिन। और इसके साथ साथ यहाँ दोनों को आपको एक साथ तैयार रखना है। अगर आपसे सींग हटाने के लिए पूछता है, तो सींग हटाने की जो उपयुक्त आयु होती है, ये होती है केवल 1 सप्ताह है। और अगर आपसे पूछ लिया डोकिंग अवस्था के लिए, तो डोकिंग अवस्था के लिए सबसे उपयुक्त आयु क्या मानी जाती है, केवल 7 से 14 दिन, मतलब 1 से 2 सप्ताह है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है यहाँ सबसे परिवर्तनशील घटक, जो कि घटता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। सबसे अधिक परिवर्तनशील घटक कौन सा होता है, तो होता है फैट होती है, अर्थात वसा होती है। जो कि यहाँ अगर आप अच्छा खान पान दे रहे हो, अच्छा रेफ्रिजरेटर दे रहे हो, उसे अच्छा दाना मिश्रण दे रहे हो, तो वसा की मात्रा बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक करते हो खान पान में, तो उसकी वसा की मात्रा घट सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देता हूँ कि दूध का सबसे कम परिवर्तनशील घटक कौन सा है। सबसे कम परिवर्तनशील घटक कौन सा होता है, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक तो कौन सा होता है, वसा होती है, लेकिन सबसे कम परिवर्तनशील घटक कौन सा होता है, ये आपको बताना है डायरेक्ट कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है दूध शर्करा लैक्टोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है जो किन इकाइयों से मिलकर बना होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है कि लैक्टोज क्या होती है, यहाँ लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैक्टोज क्या होती है, तो आपको याद रखना है लैक्टोज क्या होती है, एक डाइसैकेराइड होती है। क्या होती है, यहाँ एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। अब बात करते हैं कि लैक्टोज किस किस का मिश्रण होती है, अर्थात कौन कौन सी जो डाइसैकेराइड होती है जिनसे मिलकर बनी होती है।
यहाँ डाइसेकेराइड होती है, मतलब ये कुछ दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है ग्लूकोज, एक होती है गैलेक्टोज। अर्थात यहाँ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर एक डाइसेकेराइड निर्माण करते हैं, और वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया लैक्टोज का निर्माण किससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ लैक्टोज जो मिलकर बनी होती है ये होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज शर्करा से। किससे मिलकर बनी होती है? लैक्टोज शर्करा। ये होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज शर्करा से मिली होती है। और लैक्टोज क्या होती है? एक डाइसेकेराइड होती है। क्या होती है? लैक्टोज एक डाइसेकेराइड होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर देना, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, इतना आपके लिए स्ट्रगल किया ऐसा है तो इतना हक तो हमारा भी बनता होगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि हमको भी कुछ सपोर्ट मिल सके और जितने भी जो नए स्टूडेंट आएंगे तो उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। इसलिए यार हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आपका कुछ नहीं लगेगा, आपको 1 मिनट लगेगा केवल, तो इसमें आप शेयर कर सकते हो। जितने भी जो आपके एग्रीकल्चर फ्रेंड है तो उन सभी के साथ इसे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ कि दूध का कौन सा विटामिन ऊष्मा के प्रति अर्थात हीट ट्रीटमेंट सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि दूध का कौन सा विटामिन हीट ट्रीटमेंट सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता होता है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया ऐसा है कि दूध का कौन सा विटामिन अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो ये कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। कौन सा होता है ऐसा विटामिन जो कि यहाँ ऊष्मा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो वो होता है विटामिन ए कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माटे सिंह, ये क्या पता रहा है? मोटे सिंह होंगे। ठीक है, माटे नहीं होता बल्कि मोटे सिंह होंगे। तो मोटे सिंह, चौड़ा माथा और छोटा चेहरा गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता होती है? मोटा सिंह, चौड़ा माथा, छोटा चेहरा, ये गाय की कौन सी नस्ल होती है जिसकी प्रमुख विशेषता होती है? ये होती है कांकरेज की। किसकी होती है? कांकरेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मवेशी में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो प्रीमोलर दांतों की यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो कितनी होती है? 12 होती है। किस में होती है? हाँ, मवेशी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भेड़ में प्रजनन उद्देश्य अर्थात यहाँ ब्रीडिंग पर्पज से एक नर भेड़, और नर भेड़ को किस नाम से समझता है? रैम के नाम से समझता है, कितने भेड़ों के लिए उपयुक्त होती है? दोबारा से समझिए कि एक भेड़ यहाँ पर आपको दी गई है और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो एक नर भेड़ होती है ये कितने भेड़ों के लिए उपयुक्त होता है, अर्थात कितने जो ब्रीडिंग कर सकता है। एक नर आपको दे रखा है और कितनी मादाओं के लिए यहाँ पर आपसे पूछा रहा है, तो ये मादाओं को कर सकता है 40 से 50 मादाओं को। ठीक है, 40 से जो 50 मादाएँ होती है तो 40 से 50 मादाओं के लिए केवल एक ससेप्टिबल होता है, अर्थात एक के द्वारा इन सभी में ब्रीडिंग की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नर सूअर में बधियाकरण करने की कौन सी अवधि है, अर्थात कौन सी विधि है? यार ये अवधि नहीं है, कौन सी विधि होती है? तो यार अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नर सूअर में बधियाकरण किया जाता है तो ये किया जाता है चाकू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? चाकू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाय की दुग्ध स्राव अर्थात यहाँ मिल्क वेन्स में क्या होता है? तो क्या होता है? यहाँ खून होता है, अर्थात ब्लड होता है। अगर आपसे पूछ लेते हैं गाय की दुग्ध स्राव में क्या होता है, तो यहाँ रक्त होता है, न कि दूध होता है। यार हाँ, दूध नहीं होता बल्कि यार अगर आप सोच लें मिल्क वेस्ट में क्या होता है, तो रक्त होता है, खून होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दाद या रिंग वर्म किसके द्वारा होता है? तो दाद जो होता है ये होता है फफूंद के द्वारा होता है। अर्थात यहाँ जो दाद होती है ठीक है, एक फंगल डिजीज होती है, तो इसलिए आपने जब भी यहाँ दांत की जो दवाई खरीदी होगी तो उस पर देखा होगा एक फंगल इन्फेक्शन आता है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान दिया होगा तो वैसे तो आप ध्यान दोगे नहीं, पता है ये तो, लेकिन आप ध्यान देना वहाँ पर लिखा होता है कुछ। ठीक है, तो क्या होती है यहाँ जो दाद होती है अर्थात रिंगवर्म जो डिजीज होती है ये किसके द्वारा होती है? ये होती है एक फंगल डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है? तो यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किस नाम से जाना है? जैसे कि हमने अभी अब बताया था यहाँ, अगर आपसे पूछ लिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को यहाँ मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से किसे जाना है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पशुओं में डेगनाला रोग किसकी कमी से होता है? डेगनाला रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर सकते हो कि पशुओं में डेगनाला रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है सेलेनियम की कमी से। किसकी कमी से होता है? ये होता है सेलेनियम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शासन द्वारा पशु की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? अर्थात यहाँ की जो पशु गणना की जाती है
अर्थात जो यहाँ की जो पशु गणना की जाती है कितने वर्षों में एक बार की जाती है, कितने सालों में एक बार की जाती है, तो ये की जाती है यहाँ 5 वर्ष में एक बार की जाती है। कितने सालों में की जाती है यहाँ पशु गणना, ये की जाती है 5 साल में एक बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अर्थात जो साइंटिफिक नेम होता है भेड़ का ये क्या होता है, तो ये होता है ओविस एरिस होता है। क्या होता है यहाँ, अगर आपसे पूछ लिया है कि भेड़ का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है, तो ये होता है ओविस एरिस होता है। और ओविस इसमें क्या है यहाँ कि जो जीनस होता है, जो जीनस होता है अर्थात जो वंश होता है, तो वंश क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ओविस अर्थात जो फर्स्ट लेटर होता है साइंटिफिक नेम का ये क्या होता है, वंश होता है। और जो सेकंड लेटर होता है अर्थात एरिज है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये स्पीसीज होती है। ठीक है, इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भेड़ का जीनस या फिर वंश क्या होता है, तो वंश आप क्या बताओगे यार, हाँ ये बताओगे आप ओविस। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भेड़ का जो स्पीसीज है ये क्या है, तो आपको यहाँ पर ये बतानी है एरिज। ठीक है, याद हो जाएगा, इसलिए आप समझ गए होंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला अग्नाशय ग्रंथि का कौन सा हार्मोन होता है, तो कौन सा होता है यहाँ, इंसुलिन हार्मोन होता है, जो क्या करता है यहाँ शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला होता है। यहाँ शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है इंसुलिन हार्मोन के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उनको यहाँ इंसुलिन की दवाई दी जाती है। किस की दवाई दी जाती है, यहाँ इंसुलिन की दवाई दी जाती है, इंसुलिन की मेडिसिन दी जाती है। क्यों दी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप समझ ही गए होंगे कि इंसुलिन क्या करता है, यहाँ शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ अगर बात करते हैं जो बफेल होती है इसमें क्रोमोजोम नंबर, तो यहाँ इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं ये 2n बराबर 50 होते हैं। कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रेफियन फोलिकल संरचना से अंडे का बाहर निकलने की जो प्रावस्था होती है, जो प्रक्रिया होती है, तो उसे किस नाम से जाना है, तो उसे बोला जाता है ओव्यूलेशन के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है यहाँ, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेफियन फोलिकल संरचना से अंडे का बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो ग्रेफियन फोलिकल से अंडे का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो बोलती है ओव्यूलेशन। अंडे का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। इसके साथ साथ यहाँ इसे भी आप देख लीजिए, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया है कि अंडकोश या टेस्ट्स का अंडकोश थैली में ऊपर चंड जाने को किस नाम से जाना है, तो ऊपर चंड जाने को किस नाम से जाना है, इसे बोला जाता है क्रिप्टोकिडेम्स के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, अगर बात की जाए यहाँ जो टेस्ट्स होते हैं अर्थात यहाँ अंडकोश होते हैं, तो अंडकोश थैली में ऊपर चढ़ जाने की जो अवस्था होती है, तो इसे किस नाम से जाना है, इसे बोला जाता है क्रिप्टोकिडेम्स नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, इसे क्रिप्टोकिडेम्स नाम से जाना है। ठीक है, याद रहेगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब बांझ मादा बछड़ी एक नर बछड़ी के साथ जन्म लेती है तो उसे किस नाम से जाना है, तो उसे बोला जाता है फ्री मार्टिन। ठीक है, ये सभी हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, वैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछली वीडियोज़ में। तो यार अगर आपसे पूछ लिया है कि जब बांझ मादा बछड़ी एक नर बछड़ी के साथ जन्म लेती है तो उसे किस नाम से जाना है, तो उसे बोला जाता है फ्री मार्टिन। किस नाम से जाना है, उसे बोला जाता है फ्री मार्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्सिस्टेंस अर्थात या पर्सिस्टेंट हाइमन की स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है व्हाइट फीवर डिजीज। पर्सिस्टेंट हाइमन की जो स्थिति होती है तो इसे किस नाम से जाना है, इसे बोला जाता है व्हाइट फीवर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गया है कि गर्भाशय की सूजन अर्थात इन्फ्लेशन उटेरस को क्या करते हैं, तो इसे बोला जाता है मेट्राइटिस। ठीक है, याद रहा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मेट्राइटिस क्या होती है, तो यार मेट्राइटिस होती है गर्भाशय में सूजन। गर्भाशय की सूजन क्या कहलाती है, मेट्राइटिस कहलाती है, अर्थात इन्फ्लेमेशन ऑफ उटेरस क्या कहलाता है, मेट्राइटिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वैसे भी आता होगा, वैसे एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हड्डियों एवं दांतों में शरीर के कुल कैल्शियम का कितने % कैल्शियम होता है, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया हड्डियाँ और दांतों में, केवल हड्डियाँ और दांतों में यहाँ शरीर जो है टोटल जो कैल्शियम पाइसा है तो उसका कितना % हिस्सा दांत और हड्डियों पाइसा है, तो कितना हिस्सा होता है यहाँ, ये होता है 99% होता है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में जितना भी जो कैल्शियम पाइसा है उसका 99% हिस्सा क्या होता है, केवल दांतों और हड्डियों में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए सबसे जो रोल निभाता है सबसे ज़्यादा वो किसके द्वारा निभाता है, तो वो होता है कैल्शियम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन D2 का अग्रगामी अर्थात प्रीकर्सर क्या होता है, तो ये होता है इर्गोस्टोल होता है। क्या होता है यहाँ, इर्गोस्टोल
रोल होता है। क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है विटामिन B2 अर्थात यहाँ विटामिन D2 है, सॉरी यहाँ पर आपको D2 दे रखा है, B2 नहीं है बल्कि क्या है D2 है। तो D2 का अर्गामी अर्थात यहाँ प्रीकर्सर क्या होता है, ये होता है इर्गेस्ट्रोल होता है। क्या होता है, इर्गेस्टेरोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या रहा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है, तो कौन सा होता है यहाँ थायरोक्सिन के लिए, तो कौन सा होता है, आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है, तो आयोडीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रखा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने मिनट तक रहता है, अर्थात यहाँ जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है मिल्क लेट डाउन के लिए, तो इसका प्रभाव कब तक रहता है, तो इसका प्रभाव केवल यहाँ 5 से 6 मिनट तक रहता है। जो यार यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है पशु को, तो इसका प्रभाव कितने समय तक रहता है, जो इसका इफेक्ट पड़ता है ये केवल 5 से 6 मिनट के लिए पड़ता है। इसलिए यहाँ जो दूध निकालने की क्रिया है ये जल्दी से कर लेनी चाहिए, 5 से 6 मिनट के अंतर्गत कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पशुओं में पिका रोग कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो सबसे पहले तो याद रखना, एक मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि पशुओं में पिका रोग होता है ये कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है फास्फोरस की कमी से होता है। किससे होता है यहाँ पिका रोग, ये होता है फास्फोरस की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसका दूध पीने से मानव में क्षय रोग अर्थात टीबी का खतरा नहीं के बराबर होता है। किसके दूध पीने से मानव शरीर में जो टीबी होती है अर्थात जो क्षय रोग होता है तो इसका खतरा बिल्कुल नहीं होता है, तो ये होते हैं बकरी का दूध। अर्थात यहाँ जो टीबी के रोगी होते हैं तो उन्हें बकरी का दूध पीना चाहिए, उनके लिए अच्छा माना है, क्योंकि यहाँ जो बकरी का दूध पीते हैं उनके लिए टीबी का खतरा बिल्कुल न के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया पशुओं में ग्रास टेटेनी रोग, पशुओं में ग्रास टेटेनी रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होता है यहाँ ग्रास टेटेनी रोग, तो ग्रास टेटेनी रोग होता है ये होता है मैग्नीशियम की कमी से। इसलिए यहाँ इसे हाइपोमैग्नीशिया के नाम से जानता है। किस नाम से जाना है, इसे हाइपोमैग्नीशिया नाम के यानी हाइपोमैग्नीशियम नाम से भी इसे जाना है। ठीक है, याद रखेगा कि ग्रास टेटेनी रोग है ये किस तत्व की कमी से होता है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ये होता है मैग्नीशियम की तत्व की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध की कीमत किसकी मात्रा पर निर्भर करती है। यहाँ आपने जब डेयरी पे गए होंगे, जब भी आप डेयरी पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो डेयरी वाले होते हैं वो दूध की क्या मात्रा ज्ञात करते हैं, वो यहाँ फैट कंटेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, फैट कंटेंट आपका ज्ञात करेंगे, आपके दूध में कितनी फैट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मूल्य देंगे। अर्थात यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध की कीमत किसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं तो वो कौन सी होती है, फैट होते हैं। इसलिए यहाँ जो डेयरी में हम जाते हैं तो वहाँ पर फैट कंटेंट सबसे पहले देखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दूध का मूल्य दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के किन राज्यों में गौवध की अनुमति मिली हुई है, अर्थात वहाँ आप गाय को मार सकते हो, ये अनुमति आपको प्रदान की गई है। तो कौन कौन से राज्य है, ये होते हैं केरल और पश्चिम बंगाल। केरल और वेस्ट बंगाल ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ गोवध अर्थात यहाँ जो गाय की हत्या की जाती है इसकी अनुमति दी गई है। वहाँ पर जो गौ हत्या होती है गोवध की होता है तो इसको अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि उसके लिए वहाँ पर अनुमति दे रखी है केरल और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सफ़ेद क्रांति अर्थात जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके फादर किसे माना जाता है, अर्थात फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है यहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक ये बोला जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे बोला जाता है, वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गरीब की गाय कहलाती है, तो यहाँ गरीब की गाय क्या कहलाती है, बकरी कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ गरीब की गाय, ये कहलाती है बकरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है मेड काउ डिजीज़ का मानव रूप क्या होता है, तो सीजेडी होता है। क्या होती है यहाँ, सीजेडी होता है। मेड काउ डिजीज़ का मानव रूप क्या होता है, ये होता है सीजेडी होता है। ठीक है, अब इस सीजेडी के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था फुल डिटेल में, तो इस वीडियो में आपको बताना ये कि सीजेडी होता क्या है, सीजेडी रोग है क्या, ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ा जा रहा है। आप डायरेक्ट कमेंट करिए सीजेडी होता क्या है, ये आप डायरेक्ट कमेंट में हमें बताइए। ठीक है, संपूर्ण इसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी है, सीजेडी के फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी क्या जो विशेषता होती है, इसमें क्या होता है, ये सभी आपको कमेंट में बताना है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव में रेबीज़ का संचार किसके कारण ऐसा होता है। तो यहाँ जो रेबीज़ होता है, जो रेबीज़ रोग होता है, तो इसका संचार मतलब जो इसका फैलता है ये किसके कारण होता है, या फिर ये किसके कारण होता है, इसके जो कोज होता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है यहाँ कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज़ रोग कब होता है यहाँ, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज़ रोग फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि विश्व में प्रथम कायकीय विधि से उत्पन्न
क्लोन जंतु कौन सा है, तो कौन सा होता है, डोली होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डोली ये क्या होती है यार, एक भेड़ होती है। फर्स्ट क्लोन जो तैयार किया गया था ये कौन सा था यार, उसका नाम क्या था फर्स्ट क्लोन का, फर्स्ट क्लोन क्या है, डोली है। और अगर बात किया डोली होती क्या है यार, डोली एक भेड़ होती है जिसका ये फर्स्ट क्लोन तैयार किया गया था। और अगर बात करते हैं कि ये जो डोली है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसे विकसित किया गया था विल्मोट, इयोन विल्मोट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, इयोन विल्मोट के द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। अगर आपसे पूछ लिया तो प्रथम काय की विधि से उत्पन्न क्लोन कौन सा था, तो डोली थी। डोली क्या होती है, एक भेड़ होती है। अगर आपसे पूछ लिया तो डोली जो कि फर्स्ट क्लोन है इसे तैयार किसके द्वारा किया गया था, डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो इसे डेवलप किया गया था इयोन विल्मोट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इयोन विल्मोट के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया है ऊँट क्या होता है, तो ऊँट क्या होता है, एक स्यूडो रोमिनेंट होता है। किस प्रकार का होता है यार, हाँ ये जो एनिमल होता है, जो पशु होता है ऊँट, ये किस प्रकार का होता है, स्यूडो रोमिनेंट प्रकार का होता है। अब क्यों होता है, जैसा कि हमने अभी बताया था ओमेजम की इसमें कमी पाई जाती है। जो इसका आमाशय होता है वो चार भागों की जगह केवल 3 भागों में बटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इसमें जो ओमेजम होता है तो इसकी कमी पाई जाती है। इसलिए यहाँ की जो ऊँट होता है ये क्या होता है, एक स्यूडो रोमिनेंट पशु होता है। किस प्रकार का होता है, स्यूडो रोमिनेंट पशु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र जीव होता है, तो सबसे छोटा स्वतंत्र जीव कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। कौन सा होता है सबसे छोटा स्वतंत्र जीव, तो होता है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को यार हाँ फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा दोनों एक ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र जीव होता है, तो कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा आर्थिक रूप से एस्पेरजिलोसिस किसका मुख्य रोग होता है, तो यहाँ अगर बात करते हैं एस्पेरजिलोसिस रोग तो ये किसका होता है, मुख्यतः पोल्ट्री का होता है, कुक्कुट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रेबीज रोग किसको प्रभावित करता है। अभी हमने बात की थी कि रेबीज को, जो रेबीज रोग होता है ये किससे होता है, तो ये होता है कुत्ते के काटने से होता है। लेकिन अगर बात करते हैं ये किसको प्रभावित करता है, इससे अफेक्ट क्या होता है, तो इससे होता है जो यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, अर्थात यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, तो ये इफेक्ट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रेबीज रोग होता किससे है, फर्स्ट क्वेश्चन कुत्ते के काटने से होता है। सेकंड क्वेश्चन इससे प्रभावित कौन सा होता है, तो यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, तो इससे प्रभावित होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रौढ़ अर्थात जो एडल्ट में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण किस अंग में होता है, तो ये होता है बोन मेरो में होता है। किस में होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होता है बोन मेरो में होता है। किस में होता है, ये होता है बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो गर्भावस्था होती है तो इसको बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है जो कि यहाँ गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घोड़ा में क्या अनुपस्थित होता है, तो यहाँ अगर बात करते हैं घोड़ा में क्या अनुपस्थित होता है, क्या एब्सेंट होता है, तो ये होता है पिताशय होता है अर्थात यहाँ गेल ब्लेंडर होता है। कौन सा होता है, यहाँ अगर बात करिए घोड़ा में क्या अनुपस्थित होता है, तो पिताशय इसमें अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो यहाँ गाय के मांस को किस नाम से जाना है, बीफ के नाम से जाना है। और अगर बात की यहाँ गाय की मांस, तो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये तो पता होगा यहाँ कि गाय के मांस को किस नाम से जाना है, बीफ के नाम से जाना है। इसके साथ साथ यहाँ गाय का जो छोटा बछड़ा होता है, गाय का जो छोटा बछड़ा होता है तो उससे अगर मान लीजिए मांस प्राप्त किया जा रहा है तो उसे बोला है व्हील के नाम से जाना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है कि अगर आप ऐसे जो छोटा बछड़ा होता है गाय का, तो इससे अगर मांस प्राप्त किया जा रहा है तो उसे बोला है व्हील। किस नाम से जाना है, उसे बोला है व्हील। और अगर बात की जाए गाय की, तो गाय के जो मांस होता है तो इसे बोला है बीफ बोला है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद हो गए। याद रहा, अगर बात की छोटा बछड़ा तो छोटे बछड़े को बोला है व्हील, और अगर बात की जाए गाय तो गाय के मांस को बोला है बीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो ये होता है एक वायरस के द्वारा। और वो वायरस कौन सा होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा के द्वारा। किसके द्वारा होता है बर्ड फ्लू, तो ये होता है एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बर्ड फ्लू, ये होता है एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेड काउ डिजीज बोवाइन स्पेंजोफॉर्म एनसिल्फिलोन किसके कारण होता है, अर्थात यहाँ जो मेडगांव डिजीज़ है, डायरेक्ट आप ये याद रखिए कि एमसीबी होता है अर्थात एमसीडी होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हाँ प्रियंस के द्वारा होता है। ठीक है, जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है प्रियंस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस रोग में पशु के सभी प्राकृतिक अंगों से रक्त का स्राव होने लगता है, तो कौन सा ऐसा रोग होता है,
अर्थात यहाँ किस रोग, अर्थात ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें यहाँ सभी प्राकृतिक अंग, जिसे किस नाम से आता है, सभी प्राकृतिक अंग होते हैं, अर्थात ओरिफिस से क्या होता है, रक्त का स्राव होने लगता है, अर्थात रक्त बहने लगता है, तो कौन सा रोग होता है, तो होता है एंथ्रेक्स होता है। कौन सा रोग होता है जिसमें सभी प्राकृतिक अंगों से रक्त का स्राव होने लगता है, तो वो कौन सा होता है, एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले गर्भावस्था के अंतिम चरण में किस रोग के कारण गर्भपात हो जाता है, अर्थात आप ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो कि यहाँ गर्भावस्था में जो गर्भपात होता है तो इस क्रिया को किस नाम से जाना है, या फिर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया गर्भावस्था के अंतिम चरण में किस रोग के कारण गर्भपात हो जाता है, तो गर्भपात का होना क्या कहलाता है, यहाँ ब्रुसेलोसिस कहलाता है। डायरेक्ट आप याद रखिए कि गर्भाशय अर्थात यहाँ गर्भपात होना क्या कहलाता है, ब्रुसेलोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ गर्भपात होना, ये कहलाता है ब्रुसेलोसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि गाय में निषेचन की क्रिया किस में संपन्न होती है, तो गाय में जो निषेचन की क्रिया होती है ये संपन्न होती है अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पर होती है, यहाँ अगर आप सोच ले गाय में निषेचन क्रिया तो ये संपन्न होती है अंडवाहिनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित कौन सी प्रथम इनविट्रो काल्फ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है नाम क्या है उसका, तो उसका नाम यहाँ प्रथम ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित कौन सी प्रथम इनविट्रो काल्फ है, इनविट्रो काल्फ, तो यहाँ जो इनविट्रो काल्फ थी प्रथम है तो इसका नाम भी प्रथम ही है। ठीक है, इसका नाम भी क्या है, प्रथम ही है। इसलिए यहाँ भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रथम इनविट्रो काल्फ कौन सा था, तो कौन सा था, प्रथम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घोड़ी एवं गधा, यानी घोड़ी का क्रॉस गधा के बीच में करने पर जो प्राप्त हुआ था, जो जीव प्राप्त होता था वो कौन सा था, यहाँ मूल था। अर्थात यहाँ घोड़ी होता है और जो गधा होता है, इन दोनों की बाद में क्या करना, जो संकरण किया गया था और इससे जो जीव प्राप्त हुआ था वो कौन सा था, मूल था, अर्थात खच्चर था। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है खच्चर क्या है, तो यहाँ खच्चर को घोड़ी एवं गधा के दोनों के संकरण से प्राप्त किया गया था खच्चर को, जिसे यहाँ मूल के नाम से नाश्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मादा बकरी क्या कहलाती है, तो यहाँ मादा बकरी को बोलता है नैनी। ठीक है, इस वर्ड को आपने नहीं सुना होगा तो याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है मादा बकरी क्या कहलाती है, तो मादा बकरी क्या कहलाती है, नैनी कहलाती है। क्या कहलाती है, मादा बकरी नैनी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पशु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, यानी हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, बॉडी का सबसे जो हार्ड है वो कौन सा मटेरियल है, वो कौन सा होता है, एनिमल होता है। कौन सा होता है, हाँ एनिमल, जो कि किस में पाइता है, दांतों में पाइता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया है कि पशु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, एनिमल होता है। कौन सा होता है, एनिमल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव दूध में कीटाणुनाशक गुण के लिए कौन सा कारक मुख्य होता है, कौन सा कारक मुख्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आप पूछते हैं कारक, तो कौन सा होता है, यहाँ अगर आप पूछ लिया मानव दूध में कीटाणुनाशक गुण के लिए कौन सा कारक मुख्य होता है, तो ये होता है बाइफिड्स होता है। कौन सा होता है, बाइफिड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसके कारण दूध के चीज़ उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यहाँ जो चीज़ होता है तो इसके उत्पाद की जो क्वालिटी डैमेज होती है ये किससे होती है, तो ये होती है बैक्टीरियोफेज से होती है। किससे होती है, अगर आप पूछ लिया किसके कारण दूध के चीज़ उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, ये होती है बैक्टीरियोफेज के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साधारणतः किस जंतु को रासायनिक विधि अर्थात CO2 के द्वारा अचेत किया जाता है। अचेत मतलब बेहोश किया जाता है। यहाँ दोबारा से समझ लीजिए क्वेश्चन को कि साधारणतः किस जंतु को रासायनिक विधि के द्वारा अचेत किया जाता है, अर्थात बेहोश किया जाता है, तो कौन सा पशु होता है जिससे किया जाता है, वो होता है सुअर किया जाता है। ठीक है, सुअर को क्या किया जाता है, रासायनिक विधि के द्वारा अचेत या बेहोश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बीफ मांस में किसकी मात्रा अधिक होती है, बीफ मांस में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये होती है मायोग्लोबिन की। और मायोग्लोबिन होती क्या है, यहाँ एक प्रोटीन होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन। इसलिए यहाँ अगर आप सोच लिया जाए बीफ मांस में, अर्थात बीफ मांस सबसे पहले तो किससे बनता है, जैसे कि हमने अभी बताए थे जो गाय का मांस होता है, तो गाय का मांस या फिर गाय का जो मीट होता है इसे किस नाम से आता है, इसे बोला जाता है बीफ। इसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो बीफ होता है अर्थात जो गाय का मांस होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में जो प्रोटीन होती है, ये होती है मायोग्लोबिन। क्या होती है, हाँ अगर आप सुन सबसे अधिक मात्रा में क्या पाइता है, तो मायोग्लोबिन। तो और मायोग्लोबिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किडनी में लंबे समय तक रहने के बाद मूत्र के द्वारा कौन सा जीव बाहर आ जाता है, कौन सा जीव बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो कौन सा होता है, यानी किडनी में लंबे समय तक रहने के बाद मूत्र के द्वारा कौन सा जीव बाहर आ जाता है। अर्थात ऐसा कौन सा जीव है जो कि यहाँ किडनी में तो रहता है लंबे समय तक, लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या करता है, वो जो यूरिन के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो वो कौन सा होता है, लेप्टोस्पाइरोसिस होता है। दोबारा से देख लीजिए कि ऐसा कौन सा जीव है जो कि यहाँ किडनी में तो रहता है लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, पेशाब के द्वारा बाहर आ जाता है, तो वो कौन सा होता है,
लेप्टोस्पाइरोसिस होता है। कौन सा होता है? ये होता है लेप्टोस्पाइरोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पोल्ट्री के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, अर्थात कौन सा एमिनो अम्ल आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। कौन सा होता है यहाँ पोल्ट्री के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल? ये होता है ग्लाइसिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बकरी के थनों अर्थात जो टेस्ट होते हैं की संख्या कितनी होती है? बकरी के थनों की कितनी संख्या होती है? तो कितनी होती है? सामान्यतः आपको पता होगा 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामान्यतः किस फसल का भूसा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए? तो किसका नहीं खिलाना चाहिए यार? हाँ, कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका जो भूसा होता है, जो चारा होता है, वो पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए? तो वो कौन सा होता है? धान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है? तो कौन सा होता है यार? हाँ, कौन सा अंग? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है? तो कौन सा होता है? लीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व में कुत्ते की सबसे बोनी किस नस्ल की कौन सी होती है? सबसे बोनी नस्ल अर्थात यार यहाँ पर आपसे पूछे कुत्ते की सबसे, और वो भी वर्ल्ड की पूछी गई है, तो कौन सी होती है यार? हाँ, चिहुआ होती है। चिहुआ नस्ल है, ये कुत्ते की नस्ल होती है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि यार हाँ, ये विश्व की होती है सबसे बोनी किस्म होती है, सबसे ड्वार्फेस्ट नस्ल होती है। ठीक है, कौन सी होती है? चिहुआ होती है, जो कि कुत्ते की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस पशु में अविवाहित खुर पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? घोड़े में पाया जाता है। जैसे कि हमने अभी बात किया था कि अगर बात की यार हाँ घोड़ा, तो घोड़ा जुगाली तो नहीं करता है, लेकिन अगर इसमें बात करते हैं खुर की, तो इसमें यार हाँ अविभाजित खुर पाया जाता है, अविभाजित खुर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्वर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 38 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 78 होते हैं। स्वर में गुणसूत्र 38, मुर्गी में गुणसूत्र 78। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब याद है ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को तीनों को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एनीमिया का क्या अर्थ होता है? एनीमिया मतलब क्या होता है? तो एनीमिया होता है यार रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने वाला जो रोग होता है उसे एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, एनीमिया क्या बोलता है यार? हाँ, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी आना ही क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, कितने दिनों की होती है? तो ये होती है 120 दिन की होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछती है आरबीसी का, तो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होती है कितने दिन की होती है? 120 दिन की होती है। लेकिन इसके बजाय अगर आपसे ये पूछ लेता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, तो इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? तो केवल डब्ल्यूबीसी की यहाँ 3 से 4 दिन होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया आरबीसी, तो आरबीसी का तो कितना होता है लाइफ साइकिल? 120 दिन होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है अर्थात जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती है, तो उनका लाइफ साइकिल कितनी होती है? तो उनकी होती है हाँ 3 से 4 दिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निमोनिया किसका रोग होता है? निमोनिया किसका रोग होता है? तो ये होता है फेफड़ों का। ठीक है, जो निमोनिया रोग होता है तो ये किसको अटैक करता है अर्थात किसको प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है निमोनिया? तो ये करता है फेफड़ों को। किसको करता है प्रभावित यार है निमोनिया? ये करता है फेफड़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दलदली भैंस अर्थात है स्वयं बफेलो सनसेरस जीनस से संबंधित है तथा मुख्यतः किसमें उपयोग की जाती है? अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा यार हाँ जो दलदली भैंसें होती है, ठीक है, या फिर जिनसे बोला जाता है स्वयं बफेलो, तो ये किससे संबंधित होती है तथा मुख्यतः किस में उपयोग की जाती है? तो इनका जो मुख्य कार्य होता है, इनका जो मुख्य यूज़ कैसा है, ये कैसा है? हाँ, भार ढोने के लिए। किसके लिए कैसा है? अर्थात यार हाँ जो कृषि कार्य किया जाता है तो उनके लिए इसका विशेष उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जैसे कि पूछा गया है अब देख सकते हो कि कौन से पशु को यूरिया को प्रोटीन स्रोत के उपयोग में नहीं प्रयोग किया जा सकता है? दोबारा से पढ़िए कि कौन से पशु को यूरिया को प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो होता है घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसकी कमी के कारण पिगलेट एनीमिया रोग हो जाता है? पिगलेट एनीमिया होता है। ठीक है, पिगलेट जो एनीमिया होता है ये रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयरन या लोहा की कमी से होता है। किससे होता है? आयरन या लोहा की कमी से पिगलेट एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्या है एक अच्छे क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो बधियाकरण जो पक्षी होता है अर्थात जिसके यार हम बधियाकरण किया जा चुका है उसी को बोला जाता है हम बधिया पक्षी। ठीक है, बधिया पक्षी मतलब उसका बधियाकरण किया जा चुका है तो उसको किस नाम से जाना है? तो उसे बोला जाता है केपन के नाम से जाना है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बधिया पक्षी को क्या कहते हैं तो इसे बोला जाता है केपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोप्रोफेजी किसकी सामान्य आदत होती है? तो ये होती है खरगोश की।
ठीक है। कोप्रोफेजी, अगर आपसे पूछ लिया जाता है खरगोश की क्या आदत होती है, तो कौन सी आदत होती है? कोप्रोफेजी होती है। कौन सी आदत होती है खरगोश की? कोप्रोफेजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कीटाणुनाशक औषधि किसका उत्पाद होती है? यार जो एंटीबायोटिक्स होती है, जो एंटीबायोटिक्स होती है तो ये जीवाणु और कवक इन दोनों से मिलकर बनाई होती है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं हम, तो वो किससे मिलकर बनी होती है? यार हाँ, जीवाणु या फिर कवक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मतलब जीवाणु प्लस कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू का पहला मामला प्रकाश में आया था? अर्थात सबसे पहले जो बर्ड फ्लू रोग है इसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? इसे देखा गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता बर्ड फ्लू जो कि किसके द्वारा होता है, अभी हमने बताया था एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के द्वारा होती है। तो दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू का पहला प्रकाश आया था, जो पहला मामला है, जो पहला केस है, ये सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? तो ये देखा गया था महाराष्ट्र में। और जैसा कि हमने अभी बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जो बर्ड फ्लू होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के द्वारा होता है, जिसका जो सबसे पहले जो केस आया था ये सबसे पहले देखा गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मादा बकरी को क्या कहते हैं? तो मादा बकरी को यार नैनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मादा बकरी को यार नैनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊँट के दूध में क्या पाया जाता है? ऊँट के दूध में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है यार लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि यार ऊँटने के दूध में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ऊँटने का दूध होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पनीर का बाई प्रोडक्ट कौन सा होता है, अर्थात उप उत्पाद क्या होता है? बाई प्रोडक्ट मतलब उप उत्पाद क्या होता है? उप उत्पाद क्या होता है? तो कौन सा होता है यार? हाँ, ये होता है वे होता है। ठीक है, पनीर का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि छोटे थन वाले पशुओं का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, अर्थात सर्वोत्तम या फिर सबसे उपयुक्त मानी जाती है? यहाँ पर आपको स्पेशली याद रखना है छोटे थन वाले, अर्थात ऐसे जो एनिमल है जैसे कि मान लीजिए बकरी हुई जिसके छोटी थन होती है, तो उनके लिए ऐसा कौन सा मेथड है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है? तो कौन सा होता है यार? वो होती है अंगूठी या अंगुलियों द्वारा। क्या होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पशु है जिसकी छोटे थन है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है दूध निकालने के लिए? तो वो होता है अंगूठे व अंगुलियों के द्वारा। और वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता है? वो होता है फुल हैंड मेथड, अर्थात पूर्ण हस्त विधि होती है। ठीक है, अगर वैसे आपसे पूछा जाता है बिना कोई कंडीशन के, तब आपका राइट आंसर क्या होता है? हाँ, फुल हैंड मेथड। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है छोटे थन वाले पशुओं के लिए, तो छोटे थन वाले जो पशु होते हैं तो इनके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? अंगूठे एवं अंगुलियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच जाएगा कि वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? तो यहाँ वसा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मिडिल मिल्क दूध में। किस में पाई जाती है? मिडिल मिल्क दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुधन का कितने प्रतिशत योगदान है? ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है स्पेशली कि भारत में कृषि क्षेत्र में, भारत का जो कृषि क्षेत्र होता है तो इसमें पशुपालन में कितना परसेंट योगदान है? तो इसका होता है 27%। कितना होता है? अगर आपसे पूछ लिया केवल एनिमल हस्बेंड्री का जो कि कृषि क्षेत्र में टोटल आय हो रही है, टोटल इनकम हो रही है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो एनिमल हस्बेंड्री का है ये कितना योगदान है? ये होता है 27% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे अधिक दोहन देने वाली गाय का दोहन कितनी बार करना चाहिए? अर्थात मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ऐसी गाय जो कि अधिक मात्रा में दूध देती है तो उसका दिन में कितनी बार दूध निकालना चाहिए, दूध दोहन करना चाहिए? तो ये करना चाहिए यार दिन में 3 बार। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो दूध निकाला जाता है 2 बार निकाला जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई गाय है, कोई आपके पास ऐसा पशु है जो कि अधिक मात्रा में दूध दे रहा है, तो क्या करेंगे? उसका 3 टाइम निकालेंगे, एक सुबह निकालेंगे, एक शाम को और एक दोपहर को निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है कि एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में ब्रूडर घर में कितना स्थान आवश्यक होता है? एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में जो ब्रूडर है आवास होता है तो कितना आवश्यक होता है इसके लिए स्थान? तो ये होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 वर्ग सेंटीमीटर की स्क्वायर की आवश्यकता होती है एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में उसे कितनी जगह की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है
कि कौन से मुर्गी को सिटर अर्थात अंडे सेकने के लिए रूप में पाला जाता है, तो कौन सी होती है, हल्के वजन वाली। अर्थात वे मुर्गियाँ जो कि हल्का होता है, जिनका वजन क्या होता है, हल्का होता है, तो उन्हें बोला जाता है यहाँ सिटर। और सिटर का मतलब क्या होता है कि वे मुर्गी की नस्लें जो यहाँ अंडे सेने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो उन्हें बोला जाता है सिटर। और सिटर होती है यहाँ जो कि हल्की होती है, जो कि भार में क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, याद रहेगा सिटर किसे बोला जाता है यहाँ, सिटर का मतलब होता है अंडे सेकने के लिए सबसे बेस्ट जो वेराइटीज़ होती है वो होती है, वेराइटी नहीं ब्रीड्स होती है। ठीक है, वेराइटी तो क्रॉप्स की होती है, इनकी तो ब्रीड्स होती है। तो सिटर का मतलब समझ गए, अंडे सेकने के लिए सबसे बेस्ट है जो ब्रीड होती है वो वाली सी सिटर। और सिटर कौन सी होती है, अर्थात तो वे मुर्गियाँ जो क्या होती है अपने वजन में हल्की होती है, वे सिटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा नर हार्मोन अर्थात मेल हार्मोन जाना जाता है, अर्थात जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन को किस नाम से जाना जाता है, मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है मेल हार्मोन, तो मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी पेट की त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी मतलब यहाँ ट्रिपल पर्पज़ के लिए जिसे पाला जाता है वो कौन सी नस्ल है, तो कौन सी नस्ल होती है, ये होती है सोनारी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है ट्रिपल पर्पज़ के लिए तो कौन सी नस्ल होती है, सोनारी होती है। अब बात करते हैं कि गाय की हाइब्रिड नस्ल कौन सी होती है, तो ये होती है कर्न स्विस। कौन सी होती है, कर्न स्विस और कर्न फिश। आपने कर्न स्विस होती है, आप तो ये याद रखिए डायरेक्ट कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है गाय की संकर नस्ल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है यहाँ, एक तो कर्ण स्विस होती है, एक कर्ण फ्रीज होती है। कर्ण स्विस और कर्ण फिश ये दोनों ही क्या होती है, यहाँ हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है। और दोनों ही कहाँ से निकाली गई है, ये दोनों ही निकाली गई है NDRI से। कहाँ से निकाली गई है, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कर्ण स्विस होती है, तो ये जो हाइब्रिड नस्ल होती है कर्ण स्विस, तो ये इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, इसको सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था, तो इसे सबसे पहले निकाला गया था NDRI से। और NDRI कहाँ पर आपको पता होगा, कर्नाटक हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोल्ट्री खाद्य का मुख्य अवयव क्या होता है, तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कुक्कुट होती है अर्थात जो मुर्गियाँ होती है, तो इनके लिए जो खाने का जो मुख्य अवयव होता है ये होता है मक्खा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये होती है हिसार हरियाणा में। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये होती है हिसार हरियाणा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब ये कुछ इंस्टीट्यूट है, इनको जरूर याद रखना कि जिनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान यानी इंटरनेशनल जो लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये होता है नैरोबी केन्या में। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक इससे भी एक आपको अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये होता है उज्जत नगर। कहाँ पर होता है यार, अगर आपसे पूछ लिया जाता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये होता है इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जिसे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है, सेंट्रल एवियन। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना है। अगर आपसे एवियन के बारे में पूछा जाता है, एवियन का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित होता है इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, जितने भी आपके जो एग्रीकल्चर फ्रेंड है उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि वो कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस क्लियर कर पाए। ठीक है, जो भी शौकीन है कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस करने का, वैसे भी अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, तो जितना हो सके यार हाँ कम टाइम में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिट है, बेनिफिट है। इसलिए यार हाँ कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है कंप्लीट, तो आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, तो उसे भी आप कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, एक या दो बार अगर आपने इस वीडियो को देख ली दोनों को, तो आपके लगभग जो एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन 500 में आ गए हैं। इसलिए यार हाँ कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आई बटन आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड ऊपर साइड दिख रहा है, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको पार्ट फर्स्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ठीक है, इस पार्ट को अगर आपने कंप्लीट नहीं देखा है तो बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं देख पाए हो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देख लीजिए क्योंकि आपके पास जो वीडियो है ये लाइफ टाइम पड़ी रहती है, तो आप कभी भी देख सकते हो। जब आपका मन करे तो मोबाइल उठा के बैठ गए, बस वीडियो चला दी, बस ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ईजिली याद हो जाएगा।
वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, इन जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 500, इसकी PDF चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, लेकिन आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको पेमेंट करनी होगी पहले, अब कितनी करनी होगी ये आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF की, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वहाँ से आप PDF ले सकते हो, लेकिन आपको कुछ पे करना होगा क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करना होगा जिससे कि मैं अच्छी दे पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक लीजिए सबात भाई, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।